गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। हाँ सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। बस थोड़ा सा लगातार सुबह शाम क्लास होने की वजह से थोड़ा सा गले में खराश है। बाकी मैं ठीक हूँ। होप कि आप लोग बिल्कुल सुबह नहा धुलकर तेल ओल लगाकर कंघी उंघी करके बैठ चुके होंगे। सुबह की क्लास करने आइए तो आधे घंटे पहले उठकर बढ़िया फ्रेश होकर बैठे बैठा कीजिए। ऐसे नहीं कि बिस्तर से निकल कर आ गए, तभी मजा आएगा। थैंक यू आयुष। आईएएस भानुगा आईएएस। चलिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने पढ़ा था स्पेस टेक्नोलॉजी का। आज हम लोग उपग्रहों के प्रकार और कक्षाओं के प्रकार को देखेंगे। ठीक है, तो अब बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर बात हो रही है बच्चों कि आज इन सब चीज़ों के बारे में, यानी उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रहों के प्रकार क्या होते हैं और कक्षाओं के प्रकार क्या होते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग उपग्रह की बात करें, तो अगर उपग्रह की बात करें तो ये उसकी बेसिक अगर डेफिनेशन पर जाएं तो ये बोलते हैं कि जैसे कि आपका मान लीजिए कि पृथ्वी है। अब ये जो पृथ्वी है बच्चों, यानी किसी भी ग्रह के, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, तो उस पृथ्वी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में, यानी उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, ठीक है, अगर कोई भी पिंड अगर पृथ्वी किसी ग्रह के चारों तरफ, किसी ग्रह के चारों तरफ यानी उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई पिंड उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, उसके चारों तरफ ऑर्बिट करे, तो ऐसे पिंडों को हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एबीसीडी की तरह से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया कि जब कोई भी ग्रह है, तो उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई पिंड उसके चारों तरफ घूर्णन करे या ऑर्बिट करे या उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, तो इस पिंड को हम लोग उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी पिंड उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इसे उपग्रह के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे उपग्रह के नाम से जानते हैं। अब ये जो उपग्रह होते हैं, अगर पृथ्वी की बात की जाए, तो ये उपग्रह दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा उपग्रह जो कि प्रकृति ने बनाया है, उसे हम लोग प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं, जो कि नेचुरल है। ठीक है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। तो ऐसे उपग्रहों को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का जो अपना खुद का प्राकृतिक एक उपग्रह है, जैसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अगर मंगल की बात कर ली जाए, तो उसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। इस तरीके से फिर उसके बाद बृहस्पति के बहुत सारे हैं। सेट सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो सैटर्न के, यानी कि शनि के माने जा रहे हैं। तो ओवरऑल मामला क्या है कि अगर किसी भी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई पिंड उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, उसके चारों तरफ ऑर्बिट करे, तो उस पिंड को उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह अगर प्राकृतिक रूप से मौजूद है, तो उसे प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है। लेकिन अगर किसी काम से, यानी कि मनुष्य ने
अगर कोई ऐसे उपग्रहों को बनाया है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएं और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पृथ्वी को कोई जानकारी भेजें या कोई हमारा जो मानव का कोई एम है, कोई कुछ वो अचीव करना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, तो अगर कोई उपग्रह मानव अपनी किसी एम को पूरा करने के लिए, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर बनाए, खुद बनाए, तो ऐसे उपग्रहों को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह या इस ऐसे उपग्रह को हम लोग मानव निर्मित उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह जो इनका काम होता है, जो इनका एम होता है, उसके बेस पर बहुत अलग अलग तरीके के ये उपग्रह होते हैं। तो इसी कृत्रिम उपग्रह को, मानव निर्मित उपग्रह को और उसके भारतीय एग्जाम्पल, भारतीय उदाहरण को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रह के, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी पिंड चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह अगर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है तो वो प्राकृतिक उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होता है। और साथ ही साथ अगर मानव ने उसको बनाया है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी को कोई जानकारी प्रोवाइड करता है, तो ऐसे उपग्रहों को हम लोग कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं या आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, यानी कि कृत्रिम उपग्रह होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका ये अपने लक्ष्य के हिसाब से, यानी इनका जो एम होता है उसके हिसाब से इनको बनाया जाता है। मतलब इनके अपने एक लक्ष्य होते हैं कि ये उन्हें काम करना है, उस लक्ष्य के साथ उस एम को पूरा करने के लिए, ठीक है, इन उपग्रहों को बनाया जाता है। अब अगर हम लोग कृत्रिम उपग्रहों की बात करें, बहुत अच्छे से समझिएगा, तो ये कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह हैं उनकी हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए मेरे बच्चों कि अभी जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, अगर न्यूज़पेपर में अगर आप लोग पढ़ते लिखते होंगे तो बहुत सारे उपग्रहों के नाम आते हैं कि भारत ने अभी जीसैट लॉन्च किया है, भारत ने अभी इनसेट लॉन्च किया है, भारत ने अभी जो है कार्टोसैट उपग्रह का लॉन्च किया है। तो इतने सारे उपग्रह भारत भेजता है, ठीक है, सैकड़ों उपग्रह भारत भेज चुका है। अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उपग्रह किस काम का है और क्यों भेजा गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको अगले 15 से 20 मिनट में आपको जो आपके, और सबको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैकड़ों उपग्रह हैं, सैकड़ों उसके काम होते हैं, मतलब सैकड़ों उनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो सबको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों अभी अगले 15 से 20 मिनट शांति के साथ बिल्कुल कलम रोक कर और दिमाग खोलकर अगर आप लोग इस पूरा कंसंट्रेट करेंगे तो अगले 15 से 20 मिनट में 20 मिनट के अंदर मैं आपको इस ताकत का बना दूंगा, इस तरह से कैपेबल बना दूंगा कि सिर्फ आप उपग्रहों के नाम देख लेंगे। मतलब अगर आपके न्यूज़पेपर में आए कि आज कार्टोसैट 2F लॉन्च हुआ है, बस देख के आप बता देंगे कि एग्जैक्टली ये वो उपग्रह है जो ये काम करेगा और उसको इस एम के साथ यहां पर पृथ्वी के इतनी दूरी पर भेजा जा रहा है। मतलब आपको न्यूज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको डिटेल में उस पर जाने की जरूरत ही नहीं, आप देखते ही उसको पहचान जाएंगे। मैं इस तरीके से कैटेगराइजेशन करने जा रहा हूं, तो आपको ये सारी की सारी, ठीक है, चीजें, ठीक है, सारी की सारी चीजें यहीं पे, क्योंकि सैकड़ों उपग्रह हैं, किनको याद आप करेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आपके काम को बेहद आसान करने जा रहा हूं, इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट करके यहां पर देखिए। तो अब देखो मेरे बच्चों, कृत्रिम उपग्रहों की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। कृत्रिम उपग्रहों में अगर भारत की बात की जाए तो कृत्रिम उपग्रहों की पहले कैटेगरी में बताता हूं, फिर उसके भारतीय उदाहरण बताता हूं। तो ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ये पृथ्वी की सतह से, ठीक है, कुछ ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये एक विशेष प्रकार की मशीनें होती हैं, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं, जो आपको यहां पर दिख रहा है। तो इस तरीके से दिखने वाली ये कुछ मशीनें होती हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और ये पृथ्वी के चारों तरफ ऑर्बिट में, कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब इसमें जो पहला उपग्रह, जो पहला प्रकार मैं बता रहा हूं, वो होता है पहला प्रकार
पहला प्रकार होता है दूर संचार उपग्रह। दूर संचार उपग्रह, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसे बोल सकते हैं टेलीकॉम सैटेलाइट या टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में इसे जाना जाता है। दूर संचार उपग्रहों को टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह होता है मेरे बच्चे कि होता क्या है कि जैसे पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, इसकी सतह से कुछ ऊंचाई पर इन दूर संचार उपग्रहों को भेज दिया जाता है और ये दूर संचार उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और जब कभी भी हम कोई दूर संचार नेटवर्क पर बात करना चाहते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल से फोन से बात करना चाहते हैं, तो जैसे मोबाइल फोन पर आप कोई नंबर डायल करते हैं, इसमें से रेडियो तरंगे निकलती हैं। ये रेडियो तरंगे आपके सैटेलाइट तक जाती हैं, दूर संचार उपग्रहों तक जाती हैं और ये दूर संचार उपग्रह इस रेडियो तरंगों को उस जगह भेज देता है जहां पर आप बात करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये मीडिएटर की तरह से काम करता है, आपके दूर संचार माध्यम की तरह से काम करता है। कौन कौन? ये आपका दूर संचार उपग्रह। तो दूर संचार उपग्रहों का काम क्या है? एक माध्यम की तरह से काम करना, जो हमें कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। तो जो भी आप मेरे बच्चों इस वक्त आप मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, ये दूर संचार उपग्रहों की वजह से है। इसके अलावा जो आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आप मोबाइल में, फोन में हम मेरी क्लास को देख पा रहे हैं, ये भी एग्जैक्टली दूर संचार उपग्रहों की तरह, उपग्रहों के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप रेडियो टेलीकास्ट, ठीक है, रेडियो टेलीकास्ट देख पाते हैं, जो रेडियो में एफएम सुन पाते हैं या टीवी देख पाते हैं, तो ये सब जो है वो दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। अब मान लीजिए यहां पर मैच चल रहा है, यहां पे ओलंपिक्स चल रहे हैं। अब यहां पर उसमें आपके फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर ओलंपिक चल रहे हैं। ओलंपिक को रिकॉर्ड करके सीधा प्रसारण इसका किया जा रहा है दूर संचार उपग्रहों से, और दूर संचार उपग्रह इसे पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब लोग इस दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से क्या देख रहे हैं? आपके ओलंपिक्स को देख रहे हैं। तो ओवरऑल मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब, ठीक है, प्रोवाइड करने का काम, इस सब में मध्यस्थता करने का काम कौन करता है मेरे बच्चों? दूर संचार उपग्रह करता है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट करता है। और अगर इसके भारतीय उदाहरण को हम लोग देखें तो भारत में दूर संचार उपग्रहों के नाम को देखें तो याद रखिएगा, अगर कोई भी उपग्रह इनसेट नाम का हो, इनसेट नाम का, और इनसेट 1A 1B 1C 1D 1 2A 2B 2C, अगर इनसेट जो है वो 1 और 2 के नाम से हो, इनसेट 1A 1B 1C 1D, ठीक है, या 2A 2B 2C 2D, बहुत सारे हैं। अगर इस तरीके का कोई भी उपग्रह आप भारत का देखें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह दूर संचार उपग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा अगर आपको जीसैट नाम का कोई सैटेलाइट दिख जाए, जीसैट सीरीज यानी जीसैट श्रृंखला का कोई सैटेलाइट आपको दिख जाए, जीसैट 1, जीसैट 2, जीसैट 3, जीसैट 10, जीसैट 15, जीसैट 19, अगर इस तरीके का जीसैट नाम का कोई सैटेलाइट दिख जाए बच्चों, तो आप याद रखिएगा ये भी क्या है? कृत्रिम उपग्रह है और दूर संचार उपग्रह की कैटेगरी में है, भारत का दूर संचार उपग्रह है। अगर आपको मेरे बच्चों नई सीरीज स्टार्ट की गई है सीएमएस, अगर सीएमएस श्रृंखला का यानी सीएमएस 01, सीएमएस 02, सीएमएस 03, सीएमएस 04, अगर इस तरीके का कोई सैटेलाइट आपको दिख जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि दूर संचार ये उपग्रह है। तो कुल मिलाकर मेरे बच्चों भारत में इनसेट 1A 1B 2A 2B इस तरीके के उपग्रह या जीसैट नाम के कोई उपग्रह, या आपको कोई भी उपग्रह जो है वो सीएमएस नाम का दिख जाए तो आपको कुछ भी, ठीक है, कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके बता देना है कि सुनिए भैया ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दूर संचार उपग्रह है और इसकी मदद से हमें मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, इन सब की सुविधाएं मिलती हैं। तो अब ऐसे देखोगे तो 50 ऐसे उपग्रह होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस नाम का कोई भी उपग्रह अब आपको दिख जाए, किताब में दिख जाए, आपके
न्यूज़पेपर में दिख जाए, आप तुरंत बिना संकोच किए बता दीजिएगा ये दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपको ये 3 कैटेगरी समझ में आ गई। ये 3 कैटेगरी के उपग्रह किस तरीके से भारतीय उसमें किस तरीके से हमें दूर संचार करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो उपग्रह होता है मेरे बच्चों, दूसरा जो उपग्रह होता है वो होता है आपका वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट, ठीक है, वेदर सैटेलाइट कहा जा सकता है, या फिर उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसमी उपग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? मौसमी उपग्रह के नाम से जाना जाता है। अब इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नाम से पता चल जा रहा है कि मौसमी उपग्रह का मतलब होता है कि मौसम की जानकारी देने वाला, जो आपको मौसम की जानकारी दे, ठीक है, तो उसे मौसमी उपग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौसमी उपग्रह यानी मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह मौसमी उपग्रह होता है। यानी जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए और पृथ्वी पर होने वाली मौसमी घटनाओं के बारे में जानकारी दें। कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, कब जो है वो बवंडर आएगा, कब जो है वो समुद्री तूफान आएगा, इन सब के बारे में जानकारी देने वाले जो उपग्रह होते हैं उन्हें मौसमी उपग्रह, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, मौसमी उपग्रह कहते हैं, या उन्हें वेदर सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो मौसमी उपग्रह हैं, ठीक है, मौसमी उपग्रहों का अगर भारतीय एग्जाम्पल देखें, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में अगर कल्पना सीरीज के कोई भी सैटेलाइट आपको दिख जाए, कल्पना सीरीज के यानी कल्पना 1, कल्पना 2, कल्पना 3, इस तरीके की अगर कल्पना श्रृंखला के सैटेलाइट आपको दिख जाए, कल्पना 1, कल्पना 2, कल्पना 3, इस तरीके के, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो वेदर सैटेलाइट है, मौसमी उपग्रह हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे बच्चों इनसेट नाम का कोई सैटेलाइट दिखे, लेकिन उसके नाम के आगे 1A, 1B, 1C या 2A, 2B, 2C इस तरह से ना दिखे, बल्कि आपको उसके नाम के आगे 3D दिखे, ठीक है, 3DR दिखे या 4D दिखे या 4DR दिखे, अगर इस तरीके के सैटेलाइट आपको दिखाई पड़े जो कि इनसेट 1A, 1B या 2A, 2B से अलग दिखाई पड़े, इनसेट 3D या 4D या इस तरीके का नाम दिखे, तो आप ये सोचिएगा कि ये एक प्रकार के मौसमी उपग्रह हैं, ये दूर संचार उपग्रह नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहें सर इसका जो फुल फॉर्म बता दीजिए। अभी इन सबको जो इनसेट उनसेट है ना, इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, वो आगे होगा, उसका पूरी श्रृंखला है, उसके बारे में डिटेल, तब आपको फुल फॉर्म और सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपकी पहचान करवा रहा हूं कि ये भारतीय उपग्रह की कैटेगरी है और इसको इस नाम से आप जानिए। ठीक है, देखते ही आप पहचान जाइए, किताबों में पढ़ेंगे 150 सैटेलाइट हैं, उसे पढ़कर अपना सर पटक लेंगे, क्योंकि सब याद आपको नहीं हो सकता है। तो आपको ऐसा मैं कैटेगराइज कर दूंगा कि एग्जैक्टली सिर्फ आप नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा। ये किसी किताब उताब में नहीं मिलेगा कि उस जो कैटेगरी में आपको बना रहा हूं, तो इस कैटेगरी में नहीं आपको मिलेगा। आपको इसे फुल फॉर्म करके लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और रटना पड़ता है। आपको रटना ना पड़े इसलिए आपको पहले मैं पहचान करवा रहा हूं, फिर उसके बाद उस पर डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर कल्पना सीरीज की बात की जा रही है, कल्पना सीरीज की बात की जा रही है, तो कल्पना श्रृंखला हो गई, इनसे 3D 3DR हो गया, 4D 4DR हो गया। ठीक है, ये सब वेदर सैटेलाइट हैं। ये सब क्या है मेरे बच्चों? मौसमी उपग्रह हैं, आपको मौसम की जानकारी देने का काम करते हैं। तो भैया अब इसके बाद क्या है, कल्पना नाम का कोई भी सैटेलाइट आपको दिख जाएगा, जैसे कल्पना नाम का कोई सैटेलाइट आपको दिखेगा, आप तुरंत क्या कर देंगे कि समझ जाएंगे कि ये एक तरीके की मौसम की, ठीक है, वो मौसम की जानकारी ये हमें देता है, यानी मौसम के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये एक प्रकार का मौसमी उपग्रह है। अब देखो बच्चों, एक सैटेलाइट होता है, ठीक है, एक सैटेलाइट होता है एक सैटेलाइट होता है, जिस सैटेलाइट की अगर बात की जाए बच्चों, तो वो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट होता है, ये जो सैटेलाइट होता है ये क्या काम करता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या करता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता है, और इसके अंदर फोटोग्राफिक कैमरे लगे होते हैं, या इसके अंदर क्या होता है, कैमरा लगा होता है, या इसके अंदर रडार लगा होता है, कैमरा होता है, रडार लगा होता है, ये सब हमारे इस सैटेलाइट के अंदर लगा होता है। और ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है,
और पृथ्वी की सतह के पर मौजूद जो भी चीजें होती हैं उनकी पिक्चर लेता है, उनके बारे में जानकारी देता है। यानी कि कहां पर पृथ्वी की सतह पर क्या चीजें पाई जा रही हैं, पृथ्वी पर अगर कहीं पर रोड बन रही है, मतलब मान लो भारत में, तो वो कहां पर मौजूद है। पृथ्वी पर अगर कोई भी दुर्घटना हुई है तो उसके बारे में जानकारी देने का काम करता है। कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है तो उसके बारे में जानकारी आप लोग देखते होंगे ना अभी, जैसे कि आपका उसमें केरला में लैंडस्लाइड हुई तो उसमें लिखा गया था, मतलब जो पिक्चर आई उसमें लिखा हुआ था कि उस पर क्या बोलते हैं, वहां पर जो केरला में लैंडस्लाइड हुई है, अगर हम लोग उपग्रहों के चित्रों के आधार पर देखें तो उपग्रहों के चित्रों के आधार पर यह लैंडस्लाइड ऐसी दिखती है और इतना नुकसान हुआ है। या फिर किसी भी देश ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो आप लोग कैसे पता लगा लेते हैं कि वो हमारी जमीन पर, चीन जो है हमारी जमीन के अंदर घुसकर क्या कर रहा है कि अपनी कॉलोनी बसा रहा है। यही सैटेलाइट ऊपर से गुजरते हैं, उसकी पिक्चर लेते हैं और फिर हमें भेजते हैं, तो पता चलता है कि चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसकर हमारी जगहों पर कब्जा कर रहा है। ठीक है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी वाला काम जो होता है वो भी इसकी मदद से किया जाता है। बॉर्डर की निगरानी करने वाला काम भी इसकी मदद से किया जाता है। कहीं पर कोई आपदा आई है तो उस आपदा को देखने का काम और उस पर वहां पर सही तरीके से राहत कार्य किए जा पा रहे हैं कि नहीं किए जा पा रहे हैं उसको वॉच करने का काम, ये सब काम जो है वो कौन करता है, एक विशेष प्रकार का उपग्रह करता है बच्चों, जिसे हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, सेंसिंग सैटेलाइट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह उसे बोलते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, या इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग सुदूर संवेदन उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। सुदूर संवेदन उपग्रह या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के रूप में जानते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट बच्चों, ऐसे सैटेलाइट जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी के समुंदर के बारे में, पृथ्वी के वातावरण के बारे में, पृथ्वी के जो आपके कह सकते हैं आपदाओं के बारे में, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में, पृथ्वी के अगर किसी देश की बाउंड्री पर यानी कि उसकी जो सीमा रेखा है उसके बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे उपग्रहों को हम लोग सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं या ऐसे उपग्रहों को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बच्चों कुछ ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कैमरे की मदद से, रडार की मदद से आंकड़े इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और उन डेटा को हम लोग फिर विभिन्न प्रकार की चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो उसमें हमारी सैन्य सुरक्षा हो, चाहे हमें खनिज पदार्थों को प्राप्त करना हो, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में पता लगाना हो, उन सब के बारे में पता लगाने का काम कौन करता है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह या सुदूर संवेदन उपग्रह करते हैं। अब ये जो सुदूर संवेदन उपग्रह है, ये भारत सुदूर संवेदन उपग्रहों को बनाने में, सुदूर संवेदन उपग्रहों को लॉन्च करने में महारत उसको हासिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर IRS नाम के सैटेलाइट, IRS नाम के अगर आपको सैटेलाइट दिख जाए, IRS-1, IRS-2, IRS-3, इस तरीके के सैटेलाइट आपको दिख जाए, तो ऐसे जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग उपग्रह, सुदूर संवेदन उपग्रह की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब यह हो गया कि अगर आपको IRS-01, IRS-02, IRS-03, IRS-04 इस तरीके के सैटेलाइट दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि एग्जैक्टली ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सुदूर संवेदन उपग्रह है, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए कैमरे की मदद से, रडार की मदद से और अन्य उपकरणों की मदद से हमारे आंकड़े, हमारी पृथ्वी के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा जो है IRS के अलावा कार्टोसैट नाम के आपको सैटेलाइट दिख जाए, कार्टोसैट नाम के श्रृंखला के सैटेलाइट दिख जाए, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, इस तरीके के, तो वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। अगर आपको रीसैट नाम के सैटेलाइट दिख जाए तो वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। इस श्रृंखला के भी सैटेलाइट अगर आपको दिख जाए तो वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। अगर आपको
ओशन सैट नाम के सैटेलाइट दिख जाए तो वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आईआरएस, कार्टोसैट, रीसैट, ओशन सैट, इसके अलावा हाइसिस नाम का कोई सैटेलाइट दिख जाए तो वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ईओएस, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ईओएस नाम के सैटेलाइट होते, ईओएस नाम के सैटेलाइट हैं, ईओएस 01, ईओएस 02, ईओएस 03, इस तरीके के सैटेलाइट अगर आपको दिख जाए तो ये भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो मतलब ये है कि ये सब सीरीज अगर आपको दिख जाए किसी किताब के अंदर या किसी बुक के अंदर या किसी न्यूज़पेपर के अंदर तो आप आंख बंद करके बताइएगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, सुदूर संवेदन उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए कैमरे की मदद से, रडार की मदद से पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, पृथ्वी का पर नजर रखते हैं और पृथ्वी की सतह की जानकारी, पृथ्वी के समुद्र की जानकारी, पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में जानकारी, पृथ्वी पर हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी, पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे उपग्रहों को रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल अब आपको 100, मतलब आप इस तरीके से 50 उपग्रह हैं, अब किसको किसको रटते, कौन सा उपग्रह कहां पर है, किसको किसको रट कर जाते बच्चे, अब आप देखोगे, देखते ही आप बता दोगे कि ये उपग्रह सर ने बताया था रिमोट सेंसिंग होता है और ये उपग्रह जो है रिमोट सेंसिंग है। तो एग्जैक्टली क्या क्या काम करेगा, एक बार नहीं कम से कम 5 बार बता दिया है। 5 बार में तुम्हें रट गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, तुम लिख चुके होगे, हर चीज कर चुके होगे। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो बिल्कुल अपने आप को अटेंटिव रखो मेरे बच्चे। मैं 3-3, 4-4 बार चीजों को रिपीट करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तो थोड़े भी अटेंटिव होगे तो अब आपको इसको पहचानने में या आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पहचान के आप बता दोगे कि एग्जैक्टली ये सैटेलाइट है और ये इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, ये सारे सैटेलाइट भारत के हैं क्योंकि आपको भारत के सैटेलाइटों के बारे में ही पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल बात क्लियर। हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास जो है वो हो रही है क्या? थैंक यू महबूब। थैंक यू महबूब। अभी रोक दूंगा फिर उसके बाद उसको कर लेना। कुछ स्टक हुई है क्या स्क्रीन? चलिए, तो नोट कर लिया होगा बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं नोट किया तो इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट आप लोगों को दे दे रहा हूं। ठीक है, दूर संचार उपग्रह, ठीक है, ये सारा 1-1 मिनट आपको दे दे रहा हूं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू लीजा।
कोई बात नहीं आईपीएस बाबू भाई, अगर अभी मिल गए हैं तो अब याद कर लो। जो पीछे हुआ, पीछे हुआ कि हमें ऐसे स्कूल में टीचर मिल जाते तो क्या बात थी, कोई बात नहीं, अब मिल गए हैं, अब तैयार कर लो। एक है ना, एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि आप गरीब घर में अगर पैदा हुए हैं, ऐसे मैंने सुन रखा है और आपको भी हो सकता मोटिवेशन मिल जाए, कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपके बस में नहीं था, ठीक है, और इसके आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा पास्ट है उसको हम बदल नहीं सकते, कि हमको ऐसा हुआ होता, हम ऐसे घर में पैदा होते या ऐसे टीचर मिल जाते, ये सब बातें पास्ट की हैं, पुरानी बातें हैं, भूतकाल है, उसे भूत रहने दीजिए। भविष्य के बारे में सोचिए, वर्तमान पर काम कीजिए और अपना भविष्य बनाइए, ठीक है। तो आज मेहनत कीजिए और कल अपना फ्यूचर बनाइए, कि कल आपके बच्चे जो हैं ये बात ना कह सकें कि हमारे पापा ने अगर मेहनत कर ली होती तो हम भी कुछ होते, ठीक है, या हमारी माता जी ने मेहनत कर ली होती तो कुछ हम भी होते। तो वो ना ये बात कहें, ये जिम्मेदारी आप पर है। तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, वर्तमान पर मेहनत करिए, ठीक है, भविष्य सुधारने का काम करिए, ठीक है। तो वर्तमान देखो बच्चों, वर्तमान पर मेहनत करोगे, प्रेजेंट में अगर जिंदा रहोगे, प्रेजेंट को खूबसूरत करने का काम करोगे, प्रेजेंट को जीने का काम करोगे, आज का दिन अगर तुमने खूब इंजॉय करके, खूब अच्छे तरीके से करके अगर तुमने पढ़ाई कर ली, खूब अच्छा कर लिया, तो कल जो तुम्हारा होगा, कल फ्यूचर जो तुम्हारा होगा वो बहुत ही शानदार होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पता लगा हम पुराना रोना रोते रहें, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए मेरे बच्चों, ये हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। चलिए अब बच्चों ये सारी चीजें, अब ये 3 तरीके के आपको याद हो गए। अब चौथे तरीके का उपग्रह होता है मेरे बच्चों, ठीक है, चौथे तरीके का उपग्रह होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नौ परिवहन उपग्रह। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नौवहन उपग्रह या नौ परिवहन उपग्रह के नाम से जाना जाता है, या इसे नेविगेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? नेविगेशन सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, या नौवहन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। यह नौवहन उपग्रह क्या होता है मेरे बच्चे, इसे समझ लीजिए। नौवहन उपग्रह, अगर आप मोबाइल में जीपीएस का यूज करते होंगे, ठीक है, जीपीएस का यूज करते होंगे, तो ये जो जीपीएस आपको आपका रास्ता दिखाता है, जीपीएस जो आप उस पर डाल देते हैं कि मुझे यहां पर पहुंचना है, भैया बताओ कि कौन सा रास्ता सही है, तो वो जो रास्ता आपको दिखाई पड़ता है वो असल में आपके मोबाइल फोन की स्पेशलिटी नहीं है बच्चे, बल्कि वो स्पेशलिटी है आपके मोबाइल, जब जैसे आप जीपीएस ऑन करते हो, जैसे अपने फोन के अंदर जीपीएस ऑन करते हो, आपका जीपीएस तुरंत पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कुछ विशेष उपग्रहों से कनेक्ट हो जाता है, विशेष उपग्रहों से आपका फोन कनेक्ट हो जाता है। फिर ये उपग्रहों की मदद से आपके फोन के अंदर ये रास्ता बनकर चला आता है कि आप हो कहां, ठीक है, हो कहां और आप जाना कहां चाहते हो। तो जाने का जो सबसे सरल और सबसे बेहतर रास्ता है वो ये है। तो असल में जो आप जीपीएस का यूज करते हो मेरे बच्चे, ठीक है, ये जीपीएस एक प्रकार के नौ परिवहन उपग्रहों की मदद से ही कार्य करता है। आपको आपकी लोकेशन बताता है और आपको कहां पर पहुंचना है इस चीज को बताने का काम करता है, और किस रास्ते से पहुंचना है इस चीज को बताने का काम करता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, ऐसे उपग्रह जो हमें रास्ता बताते हैं, हमारे हवाई जहाजों को रास्ता बताते हैं, हमारे फाइटर प्लेन्स को रास्ता बताते हैं कि वो अपने टारगेट तक कैसे पहुंचे, हमारे पानी के जहाजों को रास्ता बताते हैं कि वो समुद्र में किस तरीके से जहां पर उनको जाना है वो सही जगह पर पहुंच जाएं, ठीक है, हमें रास्ता बताते हैं कि हम जो है वो किसी भी जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो किस रास्ते से जाएंगे तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीजें जो बताने का काम हमारे फोन के अंदर होता है, ये नौ परिवहन उपग्रह या नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से होता है। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है बच्चों, ये हमें रास्ता दिखाते हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, ठीक है, रास्ता और मार्ग को
पे जो है मार्ग को दिखाने का काम करते हैं, सही रास्ता सही मार्ग को दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरीके के नेविगेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं, वैसे तो जीपीएस भी एक सैटेलाइट है लेकिन ये अमेरिका का है। जीपीएस जो सैटेलाइट है बच्चों, ये अमेरिका का सैटेलाइट है। भारत भी नेविगेशन सैटेलाइट को बना रहा है, जिसकी मदद से फ्यूचर में हम लोग अमेरिका का जीपीएस अपने फोन में नहीं यूज करेंगे, हम अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट यूज करेंगे, ठीक है। और उसका नाम होगा बच्चों इरनस। क्या नाम होगा बच्चों? इरनस। याद रखिएगा बच्चों। तो अगर याद रखिएगा, इरनस श्रृंखला का कोई भी सैटेलाइट आपको दिख जाए, इरनस 1A, इरनस 1B, इरनस 1C, इरनस 1D, इरनस 1E, इरनस 1F, इरनस 1G, इरनस 1H, अगर इस तरीके के सैटेलाइट आपको दिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये भारतीय नौवहन उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? भारतीय नौ परिवहन उपग्रह या नेविगेशन सैटेलाइट है। तो भारतीय नौ परिवहन उपग्रह की जो प्रणाली भारत में है वो इरनस के नाम से जानी जाती है, इरनस के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा कुछ अभी नए नए सैटेलाइट हम लोगों ने नौवहन उपग्रह भेजे हैं, जिसका नाम एनवीएस है, ठीक है, एनवीएस सीरीज है, यानी कि एनवीएस 1, एनवीएस 2, एनवीएस 3, इस तरीके के जो सैटेलाइट आपको दिखेंगे वो भी क्या हो जाएंगे? नेविगेशन सैटेलाइट है, भारत के नेविगेशन सैटेलाइट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मतलब यह है कि जो सैटेलाइट आपको आपके फोन के अंदर आपकी लोकेशन बताते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, ऐसे सैटेलाइटों को हम लोग नौवहन उपग्रह बोलते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं। ये आपको रास्ता मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और भारतीय नौ परिवहन उपग्रहों की जो कैटेगरी है उसमें इरनस आता है और एनवीएस श्रृंखला आती है, ठीक है, एनवीएस श्रृंखला आती है। तो अब इरनस नाम का सैटेलाइट या एनवीएस नाम का सैटेलाइट कहीं पर भी देखिएगा, आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं और जो हमें एक जगह पर रास्ता बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर नाविक जो है मेरे बच्चे, उस सिस्टम का नाम है, जो सैटेलाइट का नाम है वो इरनस है। तो याद रखिएगा इरनस है, ठीक है, और एनवीएस है। तो ये भी नोट कर लीजिए। मुझे लगता है ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां पे अंजुम जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, ठीक है। एक कहानी है, एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है, अगर आप लोगों ने, मैंने पहले भी जो भी पढ़ते हैं उनको सुनाया था कि पहली बात तो यहाँ पे कोई अपना बर्थडे वर्डे मेंशन ना किया करे, आप बिल्कुल ठीक है, बर्थडे मेंशन, और अगर किसी ने कर दिया है तो मेरी तरफ से उसको लाख लाख बधाइयां, वो जिए हजारों साल, ठीक है, और साल के दिन हो 50,000, ठीक। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और ये पूरी क्लास की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन यहां पर ये जो चल रहा होता है ना, मतलब सबको, मतलब कैसे तुम लोग हो, जरा सोचो कि यहां पर मैं आपको सैटेलाइट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक से एक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं और तुम उस वक्त टाइप कर रहे हो हैप्पी बर्थडे अंजुम जी, हैप्पी बर्थडे अंजुम दीदी, हैप्पी बर्थडे अंजुम बहन, ये सब टाइप करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है, सुबह सुबह हमारे स्कूल में कराई जाती थी, जिसको कहते थे कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, ठीक है। तो दूसरों की जय से पहले खुद की जय कर लो, ठीक है, ना अंजुम काम आएंगी ना अंजुमन काम आएंगे। याद रख लीजिए, जो काम आएगा यही सैटेलाइट काम आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो मैं बातें आपको यहां पर याद दिला रहा हूं, ठीक है। जब आप फेल हो जाओगे, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अंजुम एक बार फोन करके मैसेज करके पूछेंगी तक नहीं, आपको जानेंगी तक नहीं, ठीक है, कि आप कौन हो, आपका अस्तित्व क्या है। और अगर इसी जगह पर तुम सफल हो जाओगे तो अंजुम नहीं, अंजुम को तुम बर्थडे विश किए हो नहीं किए हो, अंजुम जो है गर्व से बताएंगी कि मेरे बैच का लड़का था या लड़की थी जिसने जो है वो टॉप किया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तुमने कभी उनको कभी, मतलब वो शायद उनको ठीक से नाम भी तुम्हारा ना पता हो, लेकिन अगर उनको पता हो जाएगा कि हमारे बैच का बच्चा है जिसने टॉप किया है, तो वो गर्व से बताएंगे मेरे बैच का था, ठीक है। और अभी तुम उनको बर्थडे विश कर दो, उनके सम्मान में जमीन पर बिछ कर दंडवत कर दो,
तब भी अगर तुम फेल हो गए कल खुदा ना खास्ता, तो याद रखिएगा कि कोई अंजुम जी आपका नाम तक नहीं कहेंगे, गधा था, ठीक है, गधई थी, जो जो ऐसे ही था, जबरदस्ती विश करता रहता था, जबरदस्ती टाइप करता था, पढ़ाई करता नहीं था। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए कहा गया है, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तुम्हारी विजय हो जाएगी। अंजुम जी नहीं, अंजुम जी का पूरा परिवार तुम्हें पहचानेगा, ठीक है। और अगर नहीं जय होगी तो तुम दंडवत भी कर लो, कुछ नहीं होगा। पता नहीं कहां कहां से आते हैं। अच्छा महबूब आलम भाई, हमको डायरेक्शन मत दिया करो कि हम पढ़ाइए और ना पढ़ाइए, मुझे पता है कब पढ़ाना है कब नहीं पढ़ाना है। अपनी लिमिट में रहा कीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत लिमिट में रहा कीजिए, मुझे बताया मत कीजिए कि कब मुझे पढ़ाना है कब नहीं पढ़ाना है, ठीक है। जो है ना, एक सबकी अपनी लिमिट होती है, जिसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं वो बोल दूंगा तो खल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उतने में रहा करो, मुझे कब क्या बात बोलनी है और कितने लेवल पर बोलना है मैं जानता हूं। कोई डायरेक्शन ना दिया करे कि कब पढ़ाना है कब नहीं पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो कोई भी, पहली बात तो अब आगे की क्लास में, ठीक है, बर्थडे के बारे में मैसेज नहीं करेगा कि मेरा आज बर्थडे है। मेरी तरफ से साल भर जिसका जिसका बर्थडे है आज से बधाई, लाख लाख बधाई है, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000, आज हो गया पूरी बैच की तरफ से, अब कोई बताएगा नहीं, ठीक है। आ जाते हैं सुबह सुबह बताने के लिए कि हमारा आज बर्थडे है, सब लोग विश करो, पूरा क्लास डिस्टर्ब करके रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा उन बात पे लोगों पर आती है जो विश करते हैं। अरे है बर्थडे तो बर्थडे मनाओ अपना। चलो, तो इसे नोट कर लिया, बिल्कुल बात क्लियर 100%। यहां पे मैं अपनी सुबह सुबह उठ के आके जान दे रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं, यहां पे बर्थडे मन रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को 100% क्लियर हो चुकी होंगी। अब बच्चों, ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, एनवीएस भी एक तरीके का, एनवीएस भी क्या है, एनवीएस भी क्या है, एक तरीके का क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है। हम लोग पहले इरनस के नाम से नेविगेशन सैटेलाइट भेजते थे, यानी कि नौ परिवहन उपग्रह भेजते थे। अब ये नई सीरीज है, नया टाइप के सैटेलाइट्स हैं जिनको हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट के रूप में भेज रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर तो ये दोनों क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है। एनवीएस का मतलब नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। इरनस का मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इन सब के बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर तुम लोग बर्थडे नहीं मना चुके होगे तो अभी आगे हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना बात क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल नौ परिवहन उपग्रह समझ में आ गया, बिल्कुल बात क्लियर है। नौ परिवहन उपग्रह जितना अभी तक बताया गया बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। जल्दी बताइए तो आगे बढ़े, बड्डे उड्डे से किनारे हट गए हो, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। चलो, चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक सैटेलाइट और होता है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बच्चों कि कुछ ऐसे सैटेलाइट भी होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं,
लेकिन ये सैटेलाइट पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं बच्चों, ठीक है, पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि ये पृथ्वी के बारे में जानकारी ना देकर बल्कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब कैसे तारों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, कहां पर मंदाकिनी मौजूद है, कहां पर एग्जैक्टली नेब्यूला मौजूद है, कहां पर जो है ब्लैक होल मौजूद है, ठीक है, कहां पर जो है वो न्यूट्रॉन स्टार मौजूद है। मतलब ऐसे ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की जानकारी ना देकर बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स को, ऐसे उपग्रहों को हम लोग खगोलीय उपग्रहों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? खगोलीय उपग्रहों के नाम से जानते हैं, ठीक है, खगोलीय उपग्रहों के नाम से जानते हैं, या इसे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट या खगोलीय उपग्रह कौन से होते हैं? खगोलीय उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देते हैं, ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको खोलने का काम करते हैं। वो तारों के बारे में, मंदाकिनियों के बारे में, वो जो है वो ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रॉन तारों के बारे में, पल्सर के बारे में, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। वो पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि ब्रह्मांडी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों खगोलीय उपग्रह, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये तीसरी बार चौथी बार बोल रहा हूं, खगोलीय उपग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानकारी ब्रह्मांडी घटनाओं के बारे में, ब्रह्मांडी पिंडों के बारे में देते हैं। उन्हें खगोलीय उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो खगोलीय उपग्रह की कैटेगरी है, उसमें क्या भारत ने भी कुछ खगोलीय उपग्रह भेजे हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल भेजे हैं। भारत का जो सबसे पहले खगोलीय उपग्रह एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, उसका नाम है एस्ट्रोसैट। क्या नाम है बच्चों? एस्ट्रोसैट नाम है। क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। ये 2015 में भेजा गया था और ब्रह्मांड की बड़ी घटनाओं के बारे में, ठीक है, ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रॉन तारों के बारे में और भी बहुत सारी ब्रह्मांडी घटनाओं के बारे में इसने जानकारी हमें अभी तक प्रोवाइड करी है। इसके अलावा 2024 में, इसी साल 2024 में एक उपग्रह भेजा गया है एक्सपोसैट। क्या नाम है बच्चों? एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट है। एक्सपोसैट ये 2024 में भेजा गया है और ये जो एक्सपोसैट सैटेलाइट है ये भी ब्रह्मांडी खगोलीय उपग्रह है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है और ये हमें ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के रहस्यों के बारे में जानकारी देना शुरू कर चुका है। तो भारत के खगोलीय उपग्रहों की अगर बात करें तो ये दो सैटेलाइट हैं, एक एस्ट्रोसैट और दूसरा एक्सपोसैट। ये दोनों जो है खगोलीय उपग्रहों की कैटेगरी में आते हैं या इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट की कैटेगरी में कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बच्चों बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी होगी कि खगोलीय उपग्रह या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट क्या होते हैं। जल्दी से 1 मिनट में नोट कर लीजिए, एस्ट्रोसैट और एक्सपोसैट ये दोनों जो हैं वो खगोलीय उपग्रह की कैटेगरी में आते हैं। नहीं, इरनस उपग्रह जो है ऑलरेडी भेज दिया गया है, बस पूरी तरीके से काम करना अभी बचा हुआ है, तो वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जीपीएस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? इरनस का या नाविक का यूज करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब देखो बच्चे, ये कैटेगरी मैंने पूरी की पूरी आपको डिस्क्राइब कर दी। तो मैंने क्या बताया था, जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। देखो मैंने बताया था जब किसी भी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर कोई भी पिंड चारों तरफ उसके चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह अगर प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है, जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा, तो प्राकृतिक उपग्रह। अगर किसी मानव ने किसी एम के साथ, किसी लक्ष्य के साथ बनाया है और उसको पृथ्वी के चारों तरफ भेजा है तो उसे कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक
ठीक है बच्चों, तो ये बात है। फिर उसके बाद जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूं, कलम रोक कर चुपचाप देख लो सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहीं पर रट जाना चाहिए। तो कृत्रिम उपग्रहों की कैटेगरी अगर देखें तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी होती है दूरसंचार उपग्रहों की, जिसे टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, जो पृथ्वी से पृथ्वी तक जो कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं, दूर संचार करने में मदद करते हैं, ऐसे सैटेलाइट को हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूर संचार उपग्रह कहते हैं। यानी जो आपका मोबाइल है, जो इंटरनेट है, जो आपका रेडियो टेलीविजन है, ये सब दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से ही काम कर रहा है। भारत में इस कैटेगरी में अगर इनसेट नाम के 1A 1B 1C 2A 2B 2C इस तरीके के सैटेलाइट आप देखेंगे तो आंख बंद करके मार दीजिएगा कि ये दूर संचार उपग्रह हैं। जीसैट नाम के सैटेलाइट देखें, सीएमएस नाम के सैटेलाइट देखें, ये भी क्या है, दूर संचार उपग्रह हैं। इसके अलावा दूसरे उपग्रह होते हैं वेदर सैटेलाइट, मौसमी उपग्रह, जो मौसम की जानकारी देते हैं, कहां पर कौन सी मौसमी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसी जानकारियों को देने वाले मौसमी उपग्रह कहलाते हैं, वेदर सैटेलाइट कहलाते हैं, जिसमें भारत की कल्पना श्रृंखला है और इनसे 3D 3DR 4D 4DR इस तरीके की श्रृंखला है। यानी कि ये सब सैटेलाइट अगर आपको दिखे तो आप बता दीजिएगा कि ये मौसमी उपग्रह हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की या सुदूर संवेदन उपग्रह की, यानी ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी के जो है वो समुद्रों के बारे में, पृथ्वी के सतह के नीचे, पृथ्वी के वातावरण, पृथ्वी के जो है वो कह सकते हैं किसी देश की बाउंड्री, ठीक है, कहीं पर आपदाएं आई हैं, आपदा प्रबंधन, इन सब में काम आते हैं। ऐसे सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग उपग्रह या सुदूर संवेदन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अगर IRS नाम का कोई सैटेलाइट आपको दिखे, कार्टोसैट नाम का कोई सैटेलाइट दिखे, रीसैट नाम का सैटेलाइट दिखे, ओशन सैट नाम का सैटेलाइट दिखे, हाइसिस नाम का सैटेलाइट दिखे, EOS नाम का सैटेलाइट दिखे, तो अगर इस तरीके के सैटेलाइट आपको कहीं पर भी नजर आ जाए मेरे बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बता दीजिएगा कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नौवहन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट। ऐसे सैटेलाइट जो आपको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं, ऐसे सैटेलाइट को नौवहन नेविगेशन सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। भारत में इस तरीके के दो सैटेलाइटों की सीरीज है, एक इरनस श्रृंखला और एक एनवीएस श्रृंखला जो है, यानी इरनस नाम के सैटेलाइट या एनवीएस नाम के सैटेलाइट, ठीक है, नौवहन उपग्रह या नेविगेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांडी रचनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, हमारे ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको खोलने का काम करते हैं। ऐसे उपग्रहों को खगोलीय उपग्रह, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट बोलते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में भारत के पास दो हैं, एक एस्ट्रोसैट नाम का सैटेलाइट है और दूसरा एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट है। एक 2015 में भेजा गया था और एक 2024 में इसी साल जो है वो भेजा गया था। तो ओवरऑल मेरे बच्चों होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे सैटेलाइट, अब आपको इनकी कैटेगरी क्लियर हो गई होगी। अब जरा मेरे बच्चों बताइए कि अगर आप न्यूज़पेपर में, कल मान लीजिए न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में लिख कर आ जाए कि भारत जो है वो बहुत जल्दी जीसैट 12 भेजने वाला है या जीसैट 15 भेजने वाला है, तो जैसे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। पहले क्या था, आप पढ़ते उसके बारे में, जानकारी इकट्ठा करते, न्यूज़पेपर पूरा आपको पढ़ना पड़ता। अब जैसे आप जीसैट का नाम सुनेंगे वैसे समझ जाएंगे कि सर ने बताया था ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये क्या करता है, दूर संचार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इन सब के कम्युनिकेशन में हमारी मदद करता है। तुरंत आपको देखकर पता चल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा। कार्टोसैट नाम का सैटेलाइट छोड़ा गया, आपने किताब में पढ़ा, रटने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ गया कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ये पृथ्वी के ऊपर घूमते हुए डेटा, आंकड़े इकट्ठा कर रहा होगा। अगर एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट आपने देखा, पता चल गया अरे ये तो सर ने बताया था कि ये खगोलीय उपग्रह है, ये खगोलीय जो अध्ययन होता है उसको करने का काम करता है। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ कि यहां सैकड़ों इस तरह से उपग्रह हैं जो किताबों में लिखे रहते हैं, उसके न्यूज़पेपर में आता है। अब आप रटने की आपको जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा उपग्रह किस काम में आता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही मेरे बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर, 100% बताइए। भास्कर सिर्फ पहले था, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सब एक्सपेरिमेंटल उपग्रह थे। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल हल, बिल्कुल क्लियर।
मजा आया ये बातें? अब देखो बच्चों, आपको जो है वो भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है? भागना, नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल मेरे बच्चे आपको पहले पता है, चंद्रमा बता दिया है, ठीक है? गजब के लोग हो तुम लोग। हाँ, जो आर्मी के उपग्रह जो आप बोल रहे हैं, वो आर्मी उपग्रह भी एग्जैक्टली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कैटेगरी में ही आते हैं। बताया जा चुका है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई भी बॉर्डर पर कोई काम देखना है तो वो एक टाइप का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही होता है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपको बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक एक बात आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। अब बात करते हैं बच्चों, ये उपग्रह जो हैं, ये उपग्रह, जो भी उपग्रह हैं, ये जो मशीनें हैं कुछ इस तरीके से जो दिखती हैं, ये जो दिखने वाली मशीनें हैं, यानी कि ये जो उपग्रह आप देख रहे हो मेरे बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे जो उपग्रह हैं, ये सारे के सारे जो उपग्रह हैं, ये जो मशीनें हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है कि पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी पर इनको भेजा जाता है, पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी पर स्पेस में भेजा जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और ये अंतरिक्ष में पहुंचकर ये उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है? और हमें ये सारी की सारी जो भी अभी हम लोगों ने काम पढ़े हैं, कार्य पढ़े हैं, उनके वो हमें, ठीक है, वो कार्य करते हैं और हमें बहुत सारी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो उपग्रह होते हैं, ये चारों तरफ पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ये जो पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई होती है जहां पर हम उपग्रहों को छोड़ते हैं, पृथ्वी की सतह से, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई, यानी स्पेस में वह जगह, अंतरिक्ष में वह जगह जहां पर उपग्रहों को छोड़ा जाता है और उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उस जगह पर, उस जगह में एक निश्चित जगह पर जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है, या इसे कक्षा बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ऑर्बिट या कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट या कक्षा क्या होती है? तो ऑर्बिट या कक्षा जो होती है वो क्या होती है? वो जगह होती है स्पेस में, अंतरिक्ष में, वो जगह होती है बच्चों, अंतरिक्ष में वह जगह होती है जहां पर सैटेलाइट को भेजा जाता है और ये सैटेलाइट उसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाकर हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो पृथ्वी, इन मशीनों को, यानी ये उपग्रह जो आप देख रहे हैं, इन उपग्रहों को जो रॉकेट या जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से रॉकेट इनको लेकर जाता है, अंतरिक्ष में छोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग प्रक्षेपण यान कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रक्षेपण यान के नाम से जाना जाता है, या इसे इंग्लिश में लॉन्च व्हीकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है। तो लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान, ये रॉकेट होते हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सैटेलाइट को अपने साथ रखते हैं और इन सैटेलाइटों को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर एक निश्चित कक्षा में, निश्चित ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, जहां पर ये चक्कर लगाते रहते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है, तो एग्जैक्टली अब मामला यहां पर यह आ जाता है कि सर क्या जितने भी सैटेलाइट हैं वो सारे के सारे सैटेलाइट एक ही जगह भेजे जाते हैं? नहीं मेरे बच्चे, सारे के सारे सैटेलाइट एक ही जगह नहीं भेजे जाते हैं, एक ही कक्षा में नहीं भेजे जाते हैं। हर सैटेलाइट का अलग अलग कक्षाएं होती हैं और अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो सर ये कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की ये ऑर्बिट्स होती हैं, कहां पर कौन सा सैटेलाइट भेजा जाता है, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास आगे करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कक्षा या ऑर्बिट, हेडिंग डाल दीजिए कक्षा या ऑर्बिट। कक्षा या ऑर्बिट वो स्थान होते हैं जहां पर सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नहीं टकराते नहीं है, सबको सेजल जो है, सबको एक एक निश्चित ऑर्बिट में डाला जाता है जहां पर कोई दूसरा सैटेलाइट मौजूद नहीं होता है, इसलिए इनके टकराने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है,
बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है। तो ऑर्बिट या कक्षा, ठीक है, वो जगह होती है स्पेस में, अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां पर सैटेलाइट को भेजा जाता है। किसकी मदद से भेजा जाता है? लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान की मदद से भेजा जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, और इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर कक्षाओं की बात की जाए मेरे बच्चों, कक्षाओं की बात की जाए, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, हाँ सब बने हैं रोहित भाई, सब बताऊंगा, हौले हौले चलो, ठीक है, हौले हौले चलो, सब कुछ बताऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं, यहां से तुम उद्धार तुम्हारा होकर जाएगा, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो चुकी होगी, ठीक है, जब तुम इस क्लास को कंप्लीट करके जाओगे बच्चे। लेकिन हौले हौले चलो, जब जिसकी जरूरत होगी सब बताऊंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो रोहित भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सर टोटल 5 प्रकार के, हाँ ये लगभग लगभग 5 कैटेगरी के ही सैटेलाइट होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट होते हैं, हम उन्हें मतलब उसको जरूरी नहीं होते, एक्सपेरिमेंटल मतलब सिर्फ प्रयोग के लिए यूज किए हैं, तो उसको कोई पर्टिकुलर वो काम के नहीं होते हैं, तो इसको हम कैटेगराइज नहीं करते हैं। सर सुनकर नेचुरल सैटेलाइट अर्थ होगा, सन का नेचुरल सैटेलाइट अर्थ होगा, नहीं मेरे बच्चे, सन का जो नेचुरल सैटेलाइट नहीं है बल्कि उसका प्लैनेट है अर्थ। सर लॉन्च व्हीकल कब और कहां छोड़ता है, सब बताऊंगा, चंद्र सरोज, ठीक है, जो भी नाम है आपका, हाँ, चंदा सरोज, सब बताऊंगा, हौले हौले धीरे धीरे, ठीक है, बिल्कुल आराम से, जो पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दो, बीच में सवाल मत करो। तुमको मैंने कहा ना फिर से वही बात कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, जब इसके बाद तुम जाओगे स्पेस में, तुम अपना रॉकेट खुद उड़ा पाओगे, इतनी ताकत होगी तुम्हारे अंदर, तो परेशान मत हो, ठीक है। इधर आगे बात करते हैं। तो अब मेरे बच्चों पृथ्वी की कक्षाओं की बात की जा रही है, पृथ्वी की कक्षाओं की बात की जा रही है बच्चों। तो पृथ्वी की पहली जो कक्षा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी की पहली कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग, पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर के, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर के बीच में, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर जो कक्षाएं होती हैं, जहां पर सैटेलाइट को भेजा जाता है, ऐसी कक्षा को हम लोग लियो कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? लियो बोलते हैं। लियो का मतलब हो जाता है इंग्लिश में लो अर्थ ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, यहीं पर रट कर जाइएगा। मैंने क्या बताया? पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 200 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में जो कक्षाएं होती हैं, जहां पर हम सैटेलाइट को भेजते हैं, उसे लो अर्थ ऑर्बिट या लियो के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं निम्न भू कक्षा। क्या बोला जाता है बच्चों? निम्न भू कक्षा के रूप में जाना जाता है। इसे निम्न भू कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट के रूप में जानते हैं, ठीक है, निम्न भू कक्षा। अब इसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो हमेशा पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं। पोल टू पोल यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो हमेशा जो चक्कर लगाते हैं वो हमेशा अपने ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में, देख रहे हैं, ऐसे पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं, ऐसे पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं, पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो क्योंकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी पोल से पोल के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो इस तरीके की जो ऑर्बिट होती है, ठीक है, इस तरीके की ऑर्बिट जो है लियो कहलाती है, लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। और इसी लो अर्थ ऑर्बिट को एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, क्योंकि इसमें जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं वो पोल टू पोल यानी ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इस ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा बच्चों, इसका मतलब सर लियो और पोलर ऑर्बिट सेम है? हां सर सेम है, ठीक है। तो इसे पोलर ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है या ध्रुवीय कक्षा के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका मतलब ध्रुवीय कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा, दोनों 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में होंगी। बिल्कुल बात आपने सही समझी, दोनों का नाम अलग है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों की दूरी
दूरी लगभग लगभग समान होगी। तो लो अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट, ठीक है, पोलर ऑर्बिट। क्यों पोलर ऑर्बिट बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो उस उपग्रहों को भेजा जाता है वो हमेशा पोल टू पोल, ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाने का काम करते हैं, और चक्कर लगाते हुए ये बहुत सारा जो है वो डेटा इकट्ठा करते हैं। अब होता क्या है कि बच्चों कि आपको पता है कि लगातार, समझिएगा, लगातार कुछ ऐसे उपग्रह यानी पोलर ऑर्बिट, यानी कि जो आपके ये निम्न भूकक्षा में सैटेलाइट को भेजा जाता है, इनको पोल टू पोल ये मूवमेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत टेक्निकल थोड़ी सी पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है आप सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत शानदार रूप से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए इधर की तरफ सूरज है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज जो है वो ये सूरज है। तो अगर ये सूरज है तो अब आप सोचो कि अगर पोल टू पोल चक्कर लगाएगा ये सैटेलाइट, तो पोल टू पोल ऐसे भी चक्कर लगा सकता है, लेकिन अगर ऐसे चक्कर लगा सकता है तो सूर्य की जो ये रोशनी है ये इधर की तरफ पूरी तरीके से, देखिए ये उजला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मजा आ जाए तो बताइएगा कि मजा आ गया सर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए इधर की तरफ सूरज है, सूरज की रोशनी कहां पड़ रही है? इस एरिया में पड़ रही है, तो ये चमकदार क्षेत्र है। इधर की तरफ सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है तो ये क्या है? अंधेरा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर सैटेलाइट को पोल टू पोल भेजा जाएगा और पोलर ऑर्बिट करेगा यानी ऐसे घूमेगा, तो यहां पर मान लीजिए कि इधर की तरफ घूमता है तो इधर की तरफ तो प्रकाश वाली जगह से घूमेगा, इधर अंधेरी वाली जगह से घूमेगा। तो मान लीजिए इसके इस सैटेलाइट के अंदर जो घूम रहा है इसके अंदर फोटोग्राफिक कैमरा लगा हुआ है, तो अगर ये कैमरे से पिक्चर लेना चाहेगा तो जहां पर प्रकाश मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वहां की पिक्चर तो ये आसानी से ले लेगा, लेकिन जब पीछे जाएगा तो इसको नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रकाश तो मिलेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में इसके कैमरे काम नहीं करेंगे। और अपने पास कोई फ्लैश तो होगा नहीं कि फ्लैश मार के फोटो खींच लो, ये तो होगा नहीं। तो क्या होता है कि एग्जैक्टली जो ये हमारे सैटेलाइट्स होते हैं इनको ऐसे ना डालकर, ठीक है, कि पता लगा आधे समय पर ये काम करें, ठीक है, जब तक सूर्य का प्रकाश मिले आधे जगह पर फोटो खींच पाए और दूसरी आधे जगह पर फोटो ना खींच पाए, ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसी जगह पर डालना है सैटेलाइट को जिससे कि लगातार 24 घंटे हमारे सैटेलाइट फोटोग्राफ ले सके, 24 घंटे जो है वो हमारे डेटा को इकट्ठा कर सके। तो हम ऐसे सैटेलाइट को ना डालकर बल्कि ऐसे सैटेलाइट को डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। इस एरिया से उड़ता है हमारा सैटेलाइट इस तरीके से, जहां पर सूर्य का प्रकाश ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये एरिया ऐसा होगा जहां पर ना सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा मिलेगा और ना सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिलेगा। ऐसा मिलेगा जैसे सुबह और शाम का वक्त होता है, यानी ये जो जगह आप देखेंगे ये जगह ऐसी जगह होगी जहां पर सूर्य का प्रकाश ना बहुत ज्यादा होगा और ना पूरी तरीके से अंधेरा होगा, बस इतना प्रकाश पहुंचेगा कि एग्जैक्टली आपका पूरा का पूरा काम हो जाए, यानी आपके जो सैटेलाइट में कैमरे हैं वो अच्छे तरीके से फोटोग्राफ ले सकें। तो अक्सर जो सैटेलाइट होते हैं मेरे बच्चों जिनमें कैमरे लगे होते हैं जो फोटो लेने का काम करते हैं, उनको ऐसे ना डालकर बल्कि ऐसे डाल दिया जाता है, यानी वो ध्रुवों से ध्रुवों के बारे में चक्कर लगाते हैं लेकिन इस एरिया से उड़ते हैं जहां पर प्रकाश जो है वो बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं होता है, तो इस एरिया से उड़ान भरते हैं। तो ठीक है, इस एरिया से उड़ान भरते हैं। तो ऐसे जो सैटेलाइट ऐसा जो इसी वजह से, क्योंकि सैटेलाइटों को इस ऑर्बिट में डाला जाता है, पोल टू पोल डाला जाता है, लेकिन ऐसी जगह पर डाला जाता है जहां पर उनको एक मध्यम एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा प्रकाश उनको मिलता रहे, जिससे उनके सैटेलाइट के अंदर लगे कैमरे अपना काम 24 घंटे करते रहे। समझ में आ रही बच्चों? तो इस तरीके की ऑर्बिट को, यानी कि यही जो पोलर ऑर्बिट होता है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, इसी पोलर ऑर्बिट को या लो अर्थ ऑर्बिट को एक तीसरा नाम भी दे दिया जाता है ऐसी कंडीशन में, और उसे बोला जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है, या उसे हिंदी में बोला जाता है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। क्या कहा जाता है बच्चों? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब सर कि
लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा, ध्रुवीय कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ये सब 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में होंगी। हाँ जी, ये सब 200। तो क्या सर इस सब के नाम जो है वो अगर हम कहें लियो है, पोलर ऑर्बिट है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, तो लगभग सब में जो सैटेलाइट होंगे वो एक ही प्रकार के और एक ही तरीके से कार्य कर रहे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। तो कुल मिलाकर मेरे बच्चों, लो अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा लगभग लगभग जो है वो समान कक्षाएं होती हैं और इनको अलग अलग वजहों से अलग अलग मतलब अलग इस कक्षा को जो ये 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट वाली कक्षा है, इसको अलग अलग वजहों से अलग अलग नाम से जाना जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे करीब होती है, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट होती है। इसे ध्रुवीय कक्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो आपके सैटेलाइट होते हैं वो ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाते हैं। और इन्हें सूर्य तुल्यकालिक कक्षा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा ऐसी पोजीशन पर सैटेलाइट को भेजा जाता है जहां पे हमेशा सूर्य का प्रकाश उनको 24 घंटे मिलता रहे और जिससे कि वो सही से काम कर सकें। तो इसे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी कहा जाता है। तो मतलब यहां पर मुझे बताने की बात ये थी मेरे बच्चे कि पोलर ऑर्बिट हो या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा हो या ध्रुवीय कक्षा हो, इनकी दूरी लगभग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की होती है। और किसको क्यों कहा जाता है ये बातें मुझे लगता है आप सबको बिल्कुल 101% क्लियर हो चुकी होंगी। बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों? 100% बताइए। सो ये आपको लियो क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, क्यों इन्हें कहा जाता है, ये बातें बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों? जल्दी बताइए। हाँ, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या सूर्य तुल्यकालिक, इंग्लिश में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात क्लियर, 100% कभी नहीं बोलोगे। तो ये कक्षा कितने, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लो अर्थ ऑर्बिट कितनी दूरी पर है तो आप बता देंगे 200 से लेकर 2000। पोलर ऑर्बिट का वो कहां होती है बता देंगे 200 से लगभग 2000 किलोमीटर पर। ठीक है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहां होती है बिल्कुल आप बता देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, पोलर ऑर्बिट साउथ क्या कहते हैं, अरे भैया साउथ पोल टू नॉर्थ कह दो या नॉर्थ टू साउथ कह दो, बात तो वही ऐसे ही चलेगा ना। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों? सोलर पैनल जो है उसके अंदर जो संजू भाई, जो सोलर पैनल होते हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं सैटेलाइट के अंदर, उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा लग रहा है कि स्पेस में है। तो नोट हो गया मेरे बच्चों, लो अर्थ ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बात यहां पर करते हैं कि सर ये जो कक्षाएं हैं इनमें किस तरीके के सैटेलाइट भेजे जाते हैं, किस तरीके के सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, लो अर्थ ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट में या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जो उपग्रह भेजे जाते हैं, याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो उपग्रह होते हैं आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, जितने भी रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, वो सुदूर संवेदन उपग्रह हैं, सब इस ऑर्बिट के अंदर भेजे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट हैं, जितने भी आपके खगोलीय उपग्रह हैं, उन खगोलीय उपग्रहों को भी इसी के अंदर भेजा जाता है, इनके अंदर भेजा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? अब एक चीज और क्लियर हो गई कि सर ये जो IRS वाले सैटेलाइट थे, कार्टोसैट वाले सैटेलाइट थे, रीसैट वाले सैटेलाइट थे, ये सब इसी जगह गए होंगे 200 से लेकर 2000 किलोमीटर पर। लियो में गए होंगे, पोल से पोल चक्कर लगा रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपने समझी। तो
जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, जितने खगोलीय उपग्रह जैसे कि एस्ट्रोसैट, एक्सपोसैट, आपने खगोलीय उपग्रह पढ़ा था ना, तो ये दोनों भी कहां पर भेजे गए हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी निम्न भूकक्षा में भेजे गए हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो, न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक्सपोसैट लॉन्च हुआ है, या किताब उठाया, किताब में पढ़ा एक्सपोसैट लॉन्च किया है भारत ने, इसरो ने। अब आपको देखते ही पता चल गया, एक्सपोसैट सर ने बताया था खगोलीय उपग्रह है, क्या काम करने गया होगा? ब्रह्मांडीय रचनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने गया होगा। और किस कहां भेजा गया होगा? 200 से लेकर 2000 किलोमीटर पर कैसे चक्कर लगा रहा होगा? पोल टू पोल चक्कर। बताइए, न्यूज़पेपर में यही सब तुम पढ़ते थे, अंदर जाकर रटते थे, याद नहीं होता था। अब बताओ, सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुम देखते बता दोगे, न्यूज़पेपर में आएगा या किताब में रखा रहेगा, तुम बता दोगे कौन सा उपग्रह है, कहां भेजा गया है। बताओ बच्चों, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? ठीक है भैया, ये हिंदी मीडियम की क्लास है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स यूज करता हूं। ठीक है, वैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं हिंदी यूज करूं, लेकिन एग्जैक्टली मैं इंग्लिश हिंदी दोनों यूज करता हूं। ठीक है बच्चे, तो इसलिए मैं दोनों को बैलेंस बना के चलता हूं। खासकर ये हिंदी मीडियम की क्लास है, तो इसमें भाई हिंदी में बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कहें कि सिर्फ इंग्लिश यूज करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलो, तो ये नोट कर लिया होगा आपने, सबने नोट कर लिया होगा। अरे भैया, इंग्लिश में भी तो टर्म बता ही रहा हूं भाई। लो अर्थ ऑर्बिट बताया, पोलर ऑर्बिट बताया, मतलब तुम लोग यार क्या चाहते हो ऐसा? सब बता, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा का सनसिंक्रोनस बताया, बता तो रहा हूं। अब कैसे बताऊं? नाच गा के बताऊं क्या, कि बिना नाच गाए नहीं तो मानोगे? मतलब जबरदस्ती, या अपनी इंपॉर्टेंस बतानी होती है, या क्या पता नहीं क्या करना होता है, हमें समझ ही नहीं आता है भाई। तुम बताओ, यहां पर बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, हिंदी में पोलर ऑर्बिट बताया, लो अर्थ ऑर्बिट बताया। ठीक है, यहां पर सूर्य तुल्यकालिक को सनसिंक्रोनस बताया। ठीक है, रिमोट सेंसिंग बता रहा हूं, सब बता रहा हूं यार। तुम लोग मतलब जबरदस्ती क्या ऐसे अपने घर में, मतलब क्या बताया जाए? अब भी कहूंगा तो भी बुरा लग जाएगा। कर तो रहा हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी हिंदी की बताने की है, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, और ज्यादातर जगहों पर इंग्लिश ही के टर्म यूज होते हैं, तो आपके लिए आसानी हो। लेकिन जबरदस्ती मुझे डायरेक्शन दिए पड़े हुए हैं, जबरदस्ती का डायरेक्शन दिए पड़े हैं। नहीं नहीं, आप इंग्लिश में बता दिया कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहा करे, इंग्लिश में। ये ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो घर में बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते हैं, और कुछ नहीं है उनके साथ। मतलब हो गया? चलो, नोट कर लिया, तो सीधी सी बात है। ठीक है, ये सारी मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है ना, किसी भी, कोई भी टीचर हो या कोई भी अभी अगर अपने मम्मी पापा को तुम रोज ऐसे ही बोलने लगोगे ना, किसी बात पे जबरदस्ती का इरिटेट करोगे, बेचारे कर रहे हैं लेकिन इरिटेट करोगे, तो वो भी इसी तरह से नाराज हो, क्योंकि तुम उनसे ज्यादा समझदार नहीं हो भैया। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी देख रहा हूं, सामने लिखा हुआ है, साक्षात नजर आ रहा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। नहीं, हम ज्यादा काबिल हैं ना, काबिल। ठीक है, अब यहां पर ये पोलर ऑर्बिट वाली बात भी समझ में आ गई, और फिर बुरा भी मान जाएंगे, बुरा मान गए होंगे, हाँ हमने ऐसे कह दिया था, तो ऐसे बोल दिए थे, आज इनकी क्या कहते हैं, जाओ हम नहीं पढ़ेंगे, तो मत पढ़ो भैया, जो करना हो तो वो कर लो। बुरा भी तुरंत मान जाएंगे, क्योंकि ईगो ही तो है, कुछ है और तो है ही नहीं तुम हमारे पास, तो ईगो ही सबसे बड़ी बात है। वो ईगो लेकर हम टहल रहे होते हैं, क्योंकि और कुछ होता तो बोलते ही नहीं। देख रहे हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज को इंग्लिश हिंदी दोनों तरह से बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको पिन करना है, जबरदस्ती परेशान करना है। चलो,
तो अब यहां पर बात कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो अब आपको मेरे बच्चों ये बात समझ में आ गई, लो अर्थ ऑर्बिट समझ में आ गई, ठीक है, पोल और पोलर ऑर्बिट समझ में आ गई, और क्यों सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्यों बोलते हैं, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो बात आप समझिएगा, पृथ्वी की सतह से, ध्यान से दीजिएगा मेरे बच्चों, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की सतह से, ठीक है, पृथ्वी के ठीक है, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पर, ऑर्बिट में या 36,000 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑर्बिट होती है जिसे हम लोग मेरे बच्चों बोलते हैं जियो। क्या बोलते हैं? जियो ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब जियो जो होता है, जियो का मतलब दो होता है, एक होता है जियो सिंक्रोनस। क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। हिंदी में जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट को बोलते हैं भूतुल्यकालिक, भूतुल्यकालिक कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है, ये जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है, ठीक है। या इसे हिंदी में बोलते हैं भूस्थैतिक कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा, भूस्थैतिक कक्षा, ठीक है, भूस्थैतिक कक्षा। तो ये क्या मैंने बताया, पृथ्वी की सतह से, हाँ बिल्कुल डायग्राम बना लो, ठीक है। अब ये यहां पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी की सतह से मेरे बच्चों 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, जियो ऑर्बिट होती है। जियो का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, या भूतुल्यकालिक कक्षा, या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, या भूस्थैतिक कक्षा इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, इसको नाम दिया जाता है। और इसमें जो सैटेलाइट होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें सैटेलाइट पोल से पोल मूवमेंट नहीं करते। इसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो पोल से पोल मूवमेंट नहीं करते हैं, बल्कि इनको इक्वेटर के सामने, यानी कि हमारा जो भूमध्य रेखा है उसके जस्ट सामने भेज दिया जाता है, और ये पृथ्वी का चक्कर ऐसे लगाते हैं, ऐसे, इस तरीके से ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। तो ये पोल से पोल के बीच में नहीं जाते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, इक्वेटर के जस्ट सामने भेजे जाते हैं, भूमध्य रेखा के जस्ट सामने भेजे जाते हैं, और ये चक्कर लगाते हैं। अब आप जरा समझिए कि होता क्या है मेरे बच्चों, कि मान लीजिए कि मैं पृथ्वी हूं, या आप समझिएगा मैं पृथ्वी हूं, और मैं पृथ्वी, यहां पर मान लीजिए मेरे दिल में भारत है, जहां पे मेरा दिल है यहां पर समझ लीजिए भारत देश है, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए इसरो ने, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा इस चीज को समझने में। अब भारत देश से, ठीक है, भारत देश से हमने इसको भेज दिया, ठीक है, इस सैटेलाइट को भूमध्य रेखा पर भेज दिया 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में। अब अगर 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पे इस सैटेलाइट को हमने भेज दिया, तो होता क्या है, पृथ्वी जो होती है, मान लीजिए जैसे मैं पृथ्वी हूं, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। तो होता क्या है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमेगी, और ये जो हमारा सैटेलाइट भेजा गया है ये अपनी कक्षा में उसी गति से घूमेगा जिस गति से पृथ्वी घूम रही है। आ रही बात समझ में? मतलब उसके साथ सिंक्रोनाइज करके, उसके साथ तालमेल बिठाकर घूमती है। तो जब पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर हमने इसे भेज दिया, और ये सैटेलाइट को भेज दिया, और पृथ्वी अपनी कक्षा में उसमें अपनी एक्सिस पर, यानी कि अपने अक्ष पर घूम रही है, और ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ उसकी कक्षा में इसके साथ, पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ क्या करता है, तालमेल बिठाकर, जो है बिल्कुल सेम स्पीड के साथ, मतलब उसी तरीके से तालमेल बिठाकर ये घूम रहा है। तो अब ये भी घूम रहा है
और पृथ्वी भी घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, दोनों क्योंकि अपना इस तरह से तालमेल बिठाकर घूम रहे हैं। देखिए ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये सैटेलाइट भी घूम रहा है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। दोनों इस तरीके से घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं कि ये पूरा का पूरा चक्कर, यानी 24 घंटे में ये पूरा का पूरा चक्कर लगाने के बाद ये सैटेलाइट, चक्कर तो 24 घंटे में पूरा पृथ्वी का ये लगा रहा है, ये देखो पूरा 24 घंटे में पूरा चक्कर पृथ्वी का लगा रहा है, लेकिन लगातार पृथ्वी के साथ, पृथ्वी की गति के साथ तालमेल बिठाने की वजह से हमेशा एक ही जगह को फोकस करता है, एक ही जगह को फोकस कर रहा है। देखिए फोकस एक ही जगह पर है, ठीक है, फोकस एक ही जगह पर। अगर भारत की तरफ से भेजा गया है तो हमेशा भारत की तरफ ही यह केंद्रित रहेगा, ऐसे पूरी तरीके से, ऐसे इस तरीके से केंद्रित रहेगा। तो हमेशा यहीं पर कम्युनिकेशन ये करेगा, हमेशा यहीं पर अपनी जो सेवाएं हैं वो देता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे बच्चों इसमें क्या है, जगह नहीं बदलती, एक ही जगह पर ये फोकस करता है, घूम रहा है, रुक नहीं रहा है। अगर रुक जाता तो क्या होता, पृथ्वी इधर घूम जाती और जगह बदल जाती। यहां पे भारत था, लेकिन अगर ये अपनी जगह पे रुक जाता तो ये जगह बदल जाती, ये दूसरी जगह आ जाती है, अफ्रीका आ जाता। तो लेकिन तो ये भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, लेकिन दोनों इस तरह से तालमेल बिठाकर, यानी एक ऐसी गति से घूम रहा है ये कि पृथ्वी के साथ इसका, पृथ्वी के जो आप उसकी अपनी एक्सेस पर जो वो घूम रही है उसके साथ, उसके स्पीड के साथ ऐसा तालमेल बिठा लिया है कि ये एक ही जगह को फोकस करता है। तो इसलिए जब हम पृथ्वी पर देखते हैं इसको, तो दिन के 12 बजे दिखेगा तब भी ये यहीं पर दिखेगा, एक ही जगह पर दिखेगा। दिन के 6 बजे देखेंगे तब भी एक ही जगह दिखेगा, रात में 12 बजे देखेंगे तब भी दिखेगा, सुबह 6 बजे देखेंगे तब भी एक ही जगह दिखेगा। तो ये हमेशा आपको ये उपग्रह दिन में आपको एक ही जगह पर, एक ही स्थान से हमेशा दिखाई देता रहता है। तो ऐसा महसूस होता है कि ये स्थिर है, स्टैटिक है, ठहरा हुआ है। तो क्योंकि ये एक ही जगह पर नजर आता है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह, या भूस्थैतिक, या इसमें जो वो सैटेलाइट भेजा जाता है उसे भूस्थैतिक उपग्रह बोलते हैं। और इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या भूस्थैतिक कक्षा के नाम से जानते हैं। तो मतलब यह है मेरे बच्चों कि इसमें जो सैटेलाइट भेजा जाता है इक्वेटर के सामने, यानी भूमध्य रेखा के सामने भेजा जाता है, यह ठहरा हुआ होता नहीं है, घूम रहा है, लेकिन क्योंकि एक ही जगह को फोकस करता है, हमें एक ही जगह पर हमेशा इसको हम देख पाते हैं, दिन के 24 घंटे एक ही जगह पे देख पाते हैं, तो यह ठहरा हुआ महसूस होता है, इसलिए यह भूस्थैतिक कक्षा कहलाती है। यहां पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ नजर आना, तो यह ठहरा हुआ नजर आता है क्योंकि एक ही जगह पर फोकस करता है, इसलिए इस कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा बोलते हैं। और ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भूस्थैतिक जो है उपग्रह के नाम से जानते हैं। और क्योंकि पृथ्वी के एक्सेस, यानी जो उसकी अच्छी वेग है, उसके साथ इसने तालमेल बिठा लिया है, ठीक है, तालमेल बिठा लिया है, तो इस तरीके से इस सैटेलाइट को हम लोग जियो सिंक्रोनस अर्थ सैटेलाइट भी बोलते हैं, या इस कक्षा को जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो पृथ्वी के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, यानी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, ठीक है, उसके साथ अपनी स्पीड को मैच करा लेते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो मेरे बच्चों, ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो ये ऑर्बिट है, इसे जियो कहा जाता है, इसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, भूस्थैतिक कक्षा कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सैटेलाइट ठहरा हुआ होता नहीं है, नजर आता है, क्योंकि वो पृथ्वी के एक्सियल वेलोसिटी के साथ, यानी जो अपनी एक्सिस पर घूम रही है उसके साथ तालमेल बिठाकर उसी वेलोसिटी के साथ ये घूमता है, तो ये हमें ठहरा हुआ नजर आता है। इसलिए इस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और क्योंकि इसने अपने जो है वो पृथ्वी के एक्सिस के साथ तालमेल बिठाकर ये घूम रहा है, तो इसलिए इसे जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट या भूतुल्य
तुल्यकालिक कक्षा के रूप में जानते हैं। तो मेरे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जियोस्टैटिक अर्थ ऑर्बिट क्यों कहा जाता है, इस कक्षा को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट क्यों कहा जाता है, और इसमें जो सैटेलाइट होता है वो ठहरा हुआ नजर आता है लेकिन ठहरता नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% आपको स्पष्ट हो गई होगी। 36,000 से 40,000 किलोमीटर तक अजय भाई हो सकता है, ठीक है, 42,000 तक हो सकता है, मतलब एक दूरी होती है। 36,000 के ऊपर 40, 42, 45 इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों, 100% बात क्लियर। क्यों इसे जियोस्टैटिक बोलते हैं, क्यों जियोसिंक्रोनस बोलते हैं, तो इसको अपने शब्दों में मेंशन कर लिया कीजिए कि एग्जैक्टली ये पृथ्वी की जो एक्सियल वेलोसिटी यानी कि उसका जो अच्छी वेग होता है और उपग्रह का जो कच्छी वेग होता है, वो दोनों एक साथ तालमेल के साथ होता है, यानी ये लगभग लगभग समान रूप में हो जाता है। इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टैटिक अर्थ ऑर्बिट के रूप में जानते हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर मेरे बच्चों, 100% कभी नहीं भूलोगे, जल्दी बताओ। पृथ्वी की सतह से, सतह 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 बहुत देर से बोल रहा हूं राजू साहनी साहब, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। नहीं, 36 सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की सतह, बार बार सतह सतह कम से कम 50 बार तो बोला हूंगा कि सतह से दूरी नापी जाती है, ठीक है। चलो, तो ये बात बिल्कुल क्लियर। अब सर ये जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, यानी कि आपका जियो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, कौन से उपग्रह होते हैं जो यहां पर भेजे जाते हैं, कौन से उपग्रह यहां पर भेजे जाते हैं? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, इसमें जो उपग्रह भेजे जाते हैं, जो भी आपके दूर संचार उपग्रह हैं, जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं, ये दूर संचार उपग्रह असल में यहीं पर भेजे जाते हैं। इसके अलावा मौसमी उपग्रह हैं, तो जो मौसमी उपग्रह होते हैं वो भी यहीं पर भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे नौ परिवहन उपग्रह हैं या नौवहन उपग्रह हैं, ये भी एग्जैक्टली यहीं पर भेजे जाते हैं। तो हमारे दूर संचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह, नौवहन उपग्रह, ये यानी कि अब आप समझ लीजिए कि अगर जीसैट भेजा जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही तो भैया रोहित भाई सब कुछ हो रहा है। अर्थ की ग्रेविटी ना होती तो ये भाग जाते, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही तो हमारे जो सैटेलाइट हैं वो हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसी से बंधे हुए हैं, ठीक है, उसकी अट्रैक्शन में ही घूम रहे हैं। अगर ना होते तो छोड़कर चंद्रमा मंगल कहीं और भाग जाते, तो अर्थ की ग्रेविटी से ही सब है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ऐसे, हाँ, स्पीड सेम, तो सिंक्रोनाइज एक तरीके से तालमेल बिठाकर होती है, ठीक है। अब यहां पर, हाँ, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टैटिक लगभग सेम ऑर्बिट होती है, सेम दूरी होती है, ठीक है, सेम दूरी होती है। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से बोल देते हैं, बोल देते हैं जैसे कि यहां पर है, तो अगर ऐसे सामने सामने ऐसे घूम रहा है, बिल्कुल इक्वेटर के जस्ट सामने सामने, तो इसे बोल दिया जाता है भूतुल्यकाल, वो भूस्थैतिक। और अगर थोड़ा सा एंगल, वही 36,000 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा एंगल चेंज कर दिया जाता है, तो कब इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, जियो सिंक्रोनस। लेकिन लगभग दूरी वगैरह सब कुछ और घूमना उमना जो तरीका मैंने बताया बिल्कुल सेम होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी की सारी चीजें, अब ये बात आप समझिए कि जैसे आपसे पूछा जाए जीसैट उपग्रह कहां भेजा गया होगा, तो जीसैट उपग्रह दूरसंचार उपग्रह, अब तुरंत बता देंगे आपकी एग्जैक्टली 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जियो स्टैटिक या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा गया होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर वो इरनस सैटेलाइट जो है वो कहां भेजा गया होगा, तो आप बता देंगे इरनस सैटेलाइट भारत का यहां पर भेजा गया है, यानी जियो स्टैटिक जियो सिंक्रोनस में भेजा गया है। तो होप कि मेरे बच्चों बिल्कुल बात क्लियर हो चुकी होगी कि दूर संचार उपग्रह, मौसमी उपग्रह और नौवहन उपग्रह जो भी भारत के हैं वो सब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जियो स्टैटिक या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भेजे गए हैं, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल बात क्लियर।
नोट कर लिया। चलिए अब बच्चों एक ऑर्बिट तो और भी होती है, लेकिन एग्जैक्टली बहुत उस पर हम भारतीय लोग इस पर नहीं भेजते हैं। ये एक ऑर्बिट होती है जो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऑर्बिट होती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऑर्बिट होती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऑर्बिट होती है, जिसे हम लोग मियो कहते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्यम दूरी की भू कक्षा। ठीक है, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। 10,000 किलोमीटर की दूरी पर लगभग पृथ्वी की सतह से होती है, लेकिन भारत का कोई भी उपग्रह यहां पर नहीं भेजा गया है अभी तक। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, मध्यम दूरी की कक्षा होती है, मध्य भू कक्षा होती है। ठीक है, मध्य भू कक्षा होती है, लेकिन भारत का कोई भी सैटेलाइट यहां पर नहीं भेजा गया है। जैसे विदेशियों का, जैसे अमेरिका का जो जीपीएस सैटेलाइट है वो यहां पर 10,000 किलोमीटर की दूरी पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। नोट कर लीजिए बच्चों। देखो बच्चे, ये प्रद्युम्न कुमार गुप्ता बोल रहे हैं शायद। ठीक है, देखिए बच्चे, नोट्स वोट्स बनाने के लिए ना, देखिए पहली बात तो आप लोगों को इतनी अब सुविधाएं हो गई हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि आपको नोट्स कैसे बनाएं क्या नहीं बनाएं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्लास कर रहे हैं, क्लास में मैं एक एक चीज को जब एक्सप्लेन करता हूं, तो जहां पर मान लीजिए मैंने आपको ऑर्बिट बताया, तो आप तुरंत ऑर्बिट लिख लीजिए। ठीक है, कक्षा लिख लीजिए। ठीक है, और फिर जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट मैं बताता जा रहा हूं, उसको एज अ पॉइंट वाइज जो भी, जैसे मैंने बता दिया लो अर्थ ऑर्बिट होती है, इतनी दूरी पर होती है, तो पहले लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, इसको दूसरा नाम ये दिया जाता है, दूसरा पॉइंट तीसरा नाम ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है मैंने आपको बताया, वो नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो है ये यहां पर कौन से उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट वाइज चीजें ही नोट करिए, कहानी की तरह से मत नोट करिए। ठीक है, कहानी की तरह से मत नोट करिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको क्या मिलता है, डिटेल में क्लास नोट्स मिल जाते हैं। ये तो आपको मिल ही जाता है जो मैं यहां पे लिखता हूं, इसके बाद क्लास नोट्स भी इसको साथ ऐड ऑन करके दिए जाते हैं। आपके पास बुक्स भी हैं सब, मतलब जो पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में या जैसे भी, तो वो भी है। तो वो सब तो कहानी की तरह लिखी है, लेकिन जो आपके नोट्स होने चाहिए वो हमेशा, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जितने ज्यादा शॉर्ट नोट्स होते हैं, जितने ज्यादा शॉर्ट होंगे, जितने क्रिस्प होंगे, जितने पॉइंट वाइज होंगे, उतना आपकी ये मदद करेंगे। इसीलिए मैं कहानी लिखवाने में यकीन नहीं करता हूं। ठीक है, आपको एक चीज को 5-5 बार 6-6 बार रिपीट करके अलग अलग एंगल से समझा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और आप उसको अपने शब्दों में नोट कर पाए। अगर कहानी की तरह से, जैसे कि अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है नहीं कि कहानी की तरीके से मैं आपको लिखूं, अगर कहानी की तरह से लिखेंगे तो पता ये चलेगा कि मेरी कहानी जो मैं बताऊंगा वो 1 लाख लोगों को साल में बताऊंगा, तो 1 लाख लोग अगर वही कहानी लिखकर एग्जाम में लिखने जाएंगे तो क्या होगा, सारी कहानियां एक जैसी होंगी, तो नंबर किसी को नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी एक शैली, अपना एक लैंग्वेज, अपनी एक तरीका डेवलप कीजिए। तो हमेशा लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो आपका खुद का अपना पर्सनल होना चाहिए, जो आपको एग्जामिनेशन में भीड़ से हटा दे, जो भीड़ से अलग कर दे। जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने से गुजरे तो आपको नजर आ जाए, एग्जामिनर को नजर आ जाए इसमें कुछ डिफरेंस है, ये इसमें कुछ अलग बात है, और वो आपको अच्छा नंबर दे के जाए। याद रखिएगा बच्चों, जो कहानियों की तरह से चीजें लिखाई जाती हैं वो आपके लिए, और आप कहानियों की तरह से लिखकर और कहानियों की तरह से उसी लैंग्वेज को जाकर एग्जाम में लिख आते हैं, या आपके नंबर को जो है वो बहुत बुरा कर देगी। वो उस तरीके अपनी शैली डेवलप करिए मेरे बच्चे। इसी वजह से मैं कहानी लिखाने में कभी भी फोकस नहीं करता हूं। एक तो टाइम खराब होता है, और दूसरा जो है आपकी अपनी शैली नहीं डेवलप हो पाती। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक चीज को कॉन्सेप्ट इतना नाच के, देखते हो, डांस करके, ठीक है, एक चीज को 4-4 बार 5-5 बार रिपीट कर करके, हर एंगल से आपको वो डायग्राम से, ठीक है, खुद के बनाकर डायग्राम से, यहां पर छपे हुए डायग्राम, हर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक एक बात क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप अपनी शैली में शॉर्ट नोट्स की तरीके से
से उन पॉइंट्स को नोट कर डालें और बाद में जब लिखने का की बात आएगी तो लिखें अपने शब्दों में उन सारी का उसको अपनी कहानियां खुद बनाएं, अपनी लैंग्वेज खुद डेवलप करें। और ये प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिस से होगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये लैंग्वेज जब आपकी डेवलप हो जाएगी तो आप भीड़ से अलग नजर आएंगे, और जिस दिन आप भीड़ से अलग नजर आ जाएंगे उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मत सोचो ये अगर मैं कहानी या कहानी नहीं लिखा रहा हूं, पहली बात तो यहां पे साइंस में कहानी चलेगी भी नहीं, लेकिन अगर नहीं लिखा रहा हूं तो ये आपके भले के लिए, आपके बेहतरी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, आपको वही टाइम में दे रहा हूं समझाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाए, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, आप याद कर लें और अपनी कहानी खुद बना लें। आ रही बात समझ में? तो सीधी सी बात है मेरे बच्चे कि आपको क्या करना है, कोई भी चीज मैं समझा रहा हूं तो उसका हेडिंग डालिए और फिर उसको जो भी पॉइंट में समझा रहा हूं उसको एज अ पॉइंट नोट कर लीजिए। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, जो भी टॉपिक की डिमांड है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको फैक्ट्स पता होंगे, अब आप अपनी कहानी खुद लिख लीजिए। ठीक है, अब इस कहानी को लिखने का तरीका मान लीजिए कोई मोनू है तो मोनू की कहानी अलग लिखी जाएगी, सोनू अलग तरीके से उसको लिखेंगे, इसमें टोनू जो है उसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, वो कहानी में विश्वास नहीं करते, वो डायग्राम बना लेंगे, फ्लो डायग्राम से लिख लेंगे। कोई जो मोनू जो है वो फैक्ट वाइज लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ये जो है स्टैंजा उसमें पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। तो सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं और अपना तरीका खुद डेवलप कीजिए। कोई तरीका गलत और सही नहीं होता। अगर कोई सिर्फ पॉइंटर की तरह से लिखता है तब भी नंबर मिलते हैं, कोई जो है फ्लो डायग्राम बनाकर लिखता है तो उसको भी नंबर मिलते हैं, कोई पैराग्राफ वाइज लिखता है तो उसको भी नंबर मिलते हैं। डिपेंड करता है आपने एक अच्छे मैटर जो है आपका बेहतरीन है, तो मैं मैटर में फोकस कर रहा हूं, मैं आपकी कहानी में फोकस नहीं कर रहा हूं। तो आगे से मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या बात है और कैसे आपको नोट्स बनाना है। बिल्कुल बात क्लियर? नहीं, पोलर नहीं, ज्यादातर जो जोया आलम जो इस ये एक तरीके के जियो स्टेशनरी की तरह से, यानी जो भूत तुल्यकालिक कच्चा है उसमें जैसे सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं वैसे ही मियो में भी लगाते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है मेरे बच्चों? ये बात भी बिल्कुल क्लियर, ये जो मैंने आपको बताई बात, ये बात समझ में आई कि क्यों, कैसे, किस तरीके से नोट बनाने हैं। वसुंधरा कहाँ पे स्टूडेंट? अच्छा, थैंक यू वसुंधरा, आपने मिस किया, मैं आपके लिए हाजिर हो गया। अब आपकी हर तरीके से मदद कर सकूंगा एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए। 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, मेन सिलेबस को तो कल मैंने बता दिया बेटे। दिव्या, आपको मैंने मेन सिलेबस कल मॉर्निंग में कल जब पहली क्लास स्टार्ट करी थी तो मेन सिलेबस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया था। बहुत अच्छी बात है। चलो चलो बच्चे, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब एक ऑर्बिट होती है बच्चों, एक ऑर्बिट होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, बहुत मजेदार ऑर्बिट होती है क्योंकि तुम लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है, इतनी शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, तो मेरा मन हुआ कि एक ऑर्बिट तुम लोगों को और बता दें जिससे कि आपको और बातें क्लियर हो जाएं। सर यूपीएससी क्लियर जो है लोग पहले अटेम्प्ट में भी कर पाते हैं रविंद्र भाई, मेहनत करने की बात है, और कुछ लोग जो हैं वो 5 अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाते। हाँ, डिफरेंट लॉन्च पैड तो समान होता है, लेकिन डिफरेंट तरीके के लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं पोलर सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को भेजने के लिए। बेटा करण, 7 अगर 8 बजे से होता तो मैं खुद कर लेता, एक्चुअली टाइम बिल्कुल सब पैक्ड है, इसी वजह से 7:30 से ये क्लास हो रही है। तो सुनिएगा, तो आप लोग इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं तो एक चीज आपको और बता देता हूं बच्चों। एक ऑर्बिट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो
ट्रांसफर ऑर्बिट, और इसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से इसे जाना जाता है, जियो ट्रांसफर कक्षा भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत मजेदार है, समझिएगा। मियो का कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि भारत, मैंने बताया चंदा सरोज, कि भारत इसमें किसी भी तरीके के अभी सैटेलाइट नहीं भेजा है मियो में। मियो में अमेरिका का जीपीएस के जो सैटेलाइट हैं, जो जीपीएस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सैटेलाइट अमेरिका ने, नासा ने भेजा है। बाकी हमारा कोई सैटेलाइट वहां पर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट की बात अगर की जाए, तो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, इसमें भारत इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसमें महारत इसको हासिल है भारत को। अब देखिए बच्चों, होता क्या है समझिएगा, कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा इस चीज को जानने में। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये मान लीजिए 36,000 किलोमीटर पर जियो ऑर्बिट है, ठीक है, और ये यहां पर हमारा क्या है, लियो ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। अब होता क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हाँ, भू स्थानांतरण कक्षा, ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट बोल सकते हैं। अब इधर देखिएगा मेरे बच्चों, कि अब होता क्या है, कि मान लीजिए कि आपके पास 36,000 किलोमीटर की दूरी पर डायरेक्ट सैटेलाइट को भेजने का फ्यूल, ईंधन नहीं है आपके पास। एक तो ईंधन है आपके पास, तो आपने ईंधन खर्च किया, खूब सारा ईंधन खर्च किया, सीधे जो है ये आपने अपने सैटेलाइट को अपने लॉन्च व्हीकल की मदद से जियो ऑर्बिट में डाल दिया। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें फ्यूल बहुत खर्च होता है, ईंधन बहुत खर्च होता है। लेकिन एक तरीका है जो जुगाड़ू तरीका है, जिस जुगाड़ू तरीके में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन कम खर्च हो, और भारत इसको, इस तरीके के जुगाड़ू तरीके को अपनाने में महारत हासिल है भारत को। भारत क्या करता है कि सैटेलाइट को पहले कम ईंधन खर्च करके लो अर्थ ऑर्बिट में, एक अंडाकार ऑर्बिट में डाल देता है, ठीक है, एक ऐसे अंडाकार ऑर्बिट में इसको डाल देता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, फिर से बनाना पड़ेगा, अंडा नहीं बन पाया था, ये हमारी अर्थ है। तो इस अर्थ, ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में हम पहले, भारत क्या करता है कि एक अंडाकार ऑर्बिट में, हाँ, ऐसी ऑर्बिट में हम भारत सैटेलाइट को डाल दिया जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में डाल दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब जब सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए, ठीक है, ये पृथ्वी, यहां पर क्या होता है, एक जगह पर, इस जो अंडाकार ऑर्बिट की बात होती है, तो ये जो अंडाकार ऑर्बिट होती है, इसमें हमेशा याद रखिएगा, एक दूरी, एक ऐसा स्थान होता है, यानी कि एक जगह पर जब सैटेलाइट आता है तो पृथ्वी से और सैटेलाइट की जो दूरी होती है वो बहुत कम हो जाती है, और एक ऐसी जगह होती है जहां पर सैटेलाइट से पृथ्वी की सतह की दूरी काफी दूर होती है, यानी कि एक अपोजी और एक पेरिजी कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, उसने टेक्निकल में मत जाओ, समझो कि एक ये अंडाकार ऑर्बिट में क्या होता है कि एक जगह पर जब सैटेलाइट पहुंचता है तो यहां से पृथ्वी से सैटेलाइट की दूरी ज्यादा होती है, और एक जगह ऐसी आती है जहां पर सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी बिल्कुल कम, मतलब पृथ्वी से दूरी कम होती है। तो सैटेलाइट को पहले कम ईंधन खर्च करके हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में और एक अंडाकार ऑर्बिट में डाल देते हैं, जहां पर ये पृथ्वी का चक्कर इस अंडाकार ऑर्बिट में लगाता है, और जब ये पृथ्वी के करीब आने लगता है तो पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण से सैटेलाइट को अपनी ओर खींचती है। जब खींचती है तो खींचने से, जब कोई चीज खींचा जाता है, जब कोई चीज खींची जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी जो वेग होता है वो बढ़ता है। तो जब कोई चीज किसी बल से खींचा जाएगा तो उसका वेग बढ़ेगा। तो जैसे पृथ्वी के ये करीब पहुंचता है, यानी पृथ्वी की सतह के करीब सैटेलाइट पहुंचता है, उसका वेग बढ़ता है, और जैसे और करीब पड़ता है और बढ़ता है, और इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वक्त सैटेलाइट के अंदर फ्यूल
थोड़ा सा रखा जाता है, थोड़ा सा फ्यूल रखा जाता है, दो से थोड़ा सा फ्यूल, और सैटेलाइट के अंदर उस फ्यूल को भी बर्न कर दिया जाता है। यानी फ्यूल को, एक तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ ये बढ़ता है सैटेलाइट, तो उसका वेग बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते फिर क्या किया जाता है, फ्यूल के जो इस सैटेलाइट के अंदर रखा हुआ फ्यूल है, ईंधन है, उसे जला दिया जाता है। इससे वेग और बढ़ जाता है। तो इधर पृथ्वी की तरफ बढ़ते 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 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वेग बढ़ता है, ठीक है, सैटेलाइट का, और उसके अंदर का फ्यूल जला दिया जाता है तो वेग और बढ़ जाता है, और जब वेग और बढ़ता है तो ये ऐसे और दूर चला जाता है, ठीक है, सैटेलाइट जो है वो एक और दूर पर चला जाता है। फिर ये पृथ्वी की तरफ बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, वेग बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर इसके बाद इसके अंदर रखा फ्यूल फिर जला दिया जाता है, इसका वेग और बढ़ जाता है, और पृथ्वी और इस सैटेलाइट को और पुश मिल जाता है, ये आगे चला जाता है। फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर उसके बाद फ्यूल फिर बर्न किया जाता है, फिर ये और आगे बढ़ जाता है, ठीक है, फिर आगे ऐसे बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, और ऐसे करते करते बच्चों इस सैटेलाइट को हम लोग किस में डाल देते हैं, जियो में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम पहले फ्यूल कम खर्च करके लो अर्थ ऑर्बिट में डालते हैं सैटेलाइट को, और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद लेकर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के यानी पृथ्वी के खिंचाव की, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद लेकर हम इस सैटेलाइट की वेलोसिटी को, इसके वेग को बढ़ाकर और थोड़ा सा फ्यूल जलाकर इसे पुश करके आगे इसकी दूरी बढ़ा देते हैं, फिर और दूरी बढ़ाते हैं, फिर और दूरी बढ़ाते हैं, फिर और दूरी बढ़ाते हैं, और फिर और दूरी बढ़ाते हैं, और फिर इसे जियो ऑर्बिट में हम डालकर, ठीक है, वहां पर यानी कि हमने खर्च किया कम फ्यूल, कम ईंधन खर्च किया, और इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद से ढकेल कर पुश कर करके हमने कहां पे भेज दिया, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर खर्च कर दिया, भेज दिया। इससे आपके जो हल्के फुल्के रॉकेट होते हैं उससे भी काम चल जाता है, कम फ्यूल से काम चल जाता है, और आप मजे से जो है 36,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके की जो ऑर्बिट होती है, हाँ टाइम ज्यादा लगता है, टाइम भैया हमारे पास देखो गरीब लोगों के पास टाइम ही ज्यादा होता है, ठीक है, फ्यूल तो पैसा तो कम लगता है, ईंधन तो कम लगता है भाई, फ्यूल जितना कम खर्च होगा उतना पैसा कम खर्च होगा, ठीक है, ईंधन कम खर्च होगा, हमारा पैसा बचे, टाइम हमारे पास बहुत है, ठीक है, गरीब इंसान के पास टाइम ज्यादा होता है, पैसा ही कम होता है, हमें पैसा बचाना है, टाइम की फिक्र नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो अब ऐसी कंडीशन में तो इस तरीके की ऑर्बिट वो कहलाती है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या भू स्थानांतरण कक्षा। क्या कहलाती है हिंदी में? भू स्थानांतरण कक्षा कहलाती है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहलाती है, जहां पर हम लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट को डालकर उसको पुश करके हम लोग, जैसे ये देखिए यहां पे भेज दिया, फिर हमने पुश करके इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते हुए हम इसको कहां पर भेज देते हैं, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? भू स्थानांतरण कक्षा कहा जाता है। ये अंडाकार कक्षा होती है, इसे मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये एक अंडाकार कक्षा होती है जहां पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद और थोड़े से ईंधन की मदद से, कम ईंधन की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अपने सैटेलाइट को, अपने उपग्रह को पुश कर करके ढकेल कर, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद लेकर हम इसको जियो स्टेशनरी या भूतुल्यकालिक या भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचा देते हैं। और इसी तरीके से हमने पुश कर करके मंगलयान, चंद्रयान, ये सब इसी की मदद से हमने इसी तरीके से इसको पुश कर करके, ठीक है, थोड़ा सा फ्यूल खर्च कर करके और इसको हमने आगे वहां तक पहुंचाया है, ठीक है। तो मंगलयान, चंद्रयान ये सब जो लॉन्च किए जाते हैं वो असल में इसी वजह से हमारा जो सैटेलाइट होता है वो समय ज्यादा लेता है, ठीक है, समय ज्यादा लेता है, लेकिन काम परफेक्ट करता है और कम पैसे में काम करता है। इसी वजह से दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है, यार इसके पास सुविधा तो कम है, पैसा तो कम खर्च कर रहा है, लेकिन तहलका मचा के रखा हुआ है, तो हम लोग इसी में माहिर हैं। तो होप कि मेरे बच्चों जियो ट्रांसफर ऑर्बिट या भू स्थानांतरण कक्षा क्या होती है, ठीक है, ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल क्लियर मेरे बच्चों? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नूरुन निशा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो बच्चों बिल्कुल बात क्लियर कि ये आपके
ये ऑर्बिट क्या होती है, 100% क्लियर। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्बिट थी मेरे बच्चों आप लोगों को, ठीक है, लियो ऑर्बिट क्या होती है, ठीक है, इसके अलावा पोलर ऑर्बिट क्या होती है, इसके अलावा जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, इसके अलावा जो है वो जियो ऑर्बिट क्या होती है, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, इसके अलावा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है, सारी ऑर्बिट, जहां मियो ऑर्बिट क्या होती है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि कक्षा क्या होती है, कक्षाओं में किस किस तरीके से सैटेलाइट को भेजा जाता है, कैसे वो काम करती हैं, कौन से सैटेलाइट वहां पर भेजे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बच्चों होप कि आप लोगों ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे की पूरी क्लास को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, जाना होगा, और आपने इस पूरी क्लास को बहुत अच्छे से आपने क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। तो होप कि ये बच्चों आप लोगों को एक एक बात क्लियर हुई होगी। 100% बताओ बच्चों, मजा आया इस सारी चीजें समझकर, सारी चीजें जानकर आप लोगों को मजा आया? ऑर्बिट का निर्धारण जिसकी जो जो जरूरत होती है उस हिसाब से होता है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों, 100% मजा आया इस सारी चीजों को। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की कहानी हम लोग जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, इनसेट सैटेलाइट सिस्टम, आईआरएस सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन, अब जो ये इनसेट है, जीसैट है, ठीक है, आईआरएस सिस्टम है, नेविगेशन का हमारा जो वो है क्या बोलते हैं उसको, अ, ये इरनस वाला है, इन सब को अब हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल की मदद से कैसे आसमान में, कैसे स्पेस में छोड़ा जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है कल की। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप्स आप लोगों ने बच्चों बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से। भैया मियो ऑर्बिट मैंने शिवम जायसवाल बता दिया मेरे बच्चे, 10,000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है, बता दिया है। पता नहीं कहां पे थे तुम, चाय पीने चले गए थे शायद। ठीक है, 10,000, इसमें जो है वो जैसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में वो घूमते हैं ना सैटेलाइट, वो उसी तरीके से घूमते हैं। तीसरी बात यह है कि भारत ने कोई उपग्रह वहां पर नहीं भेजा, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका का, नासा का जीपीएस जो सैटेलाइट है वो मियो ऑर्बिट में ही भेजा गया है। ठीक है, तो अमेरिका का भेजा गया, हमारा नहीं भेजा गया है। यह बात पहले भी बता चुका, कम से कम 2-3 बार बताया, फिर बता दे रहा हूं, तुम चाय पीते रहो। ठीक है, बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।